Hi friends, I am Madhu. And I am Rajat. So friends, recently CBSE ने आपके सारे सब्जेक्ट्स के ये प्रैक्टिस पेपर रिलीज किए हैं एंड आज इस वीडियो में हम साइंस के पूरे इस प्रैक्टिस पेपर को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस पेपर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। इन प्रैक्टिस पेपर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर वर्ड चेंज करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एक टाइप से आपका पेपर लीक हो चुका है एंड ये जो आपके प्रैक्टिस पेपर हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, हम सारे सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में। साइंस का जो पूरा प्रैक्टिस पेपर है हम सॉल्व करेंगे विद सॉल्यूशन। सारे क्वेश्चन हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सो वॉच दिस टिल द एंड। ओके, सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखो टाइम आपका सेम है, 3 आवर्स आपको मिलेंगे इसके लिए एंड 80 मार्क्स का आपके पेपर है। टोटल 39 क्वेश्चन हैं, ये इंस्ट्रक्शंस गिवन है यहाँ पर। ठीक है, 39 क्वेश्चन हैं, 5 सेक्शंस हैं आपके, सारे क्वेश्चन कंपल्सरी हैं। इंटरनल चॉइस आपको प्रोवाइड की गई है। सेक्शन ए में आपके 20 MCQs हैं 1 मार्क के। सेक्शन बी में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क के हैं, वो 6 हैं टोटल। एंड सेक्शन सी में आपके 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क के होते हैं। सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर के हैं। एंड सेक्शन ई में आपके 3 केस बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपके ये सेक्शंस हैं, मार्क्स डिवाइडेड हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन ए। तो इसमें आपके सारे के सारे 20 MCQs हैं। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द येलो कलर ऑफ टर्मरिक changes to red on addition of soap solution. When substance P is added to turmeric there is no change in color. तो यहाँ पर बताया गया है कि टर्मरिक का जो येलो कलर है वो चेंज हो जाता है जब हम उसमें सोप सोल्यूशन ऐड करते हैं। ठीक है, उसका कलर रेड हो जाता है। एंड जब हम P सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं टर्मरिक में तो उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट सब्सटेंस P? तो सब्सटेंस P के बारे में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? डेफिनेटली ट्रू, मतलब बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। इट इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट सब्सटेंस P। तो देखो टर्मरिक क्या है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, टर्मरिक का कलर येलो होता है लेकिन टर्मरिक अपने कलर को चेंज कर लेता है रेड कलर में जब हम उसमें कोई बेस ऐड करते हैं। ठीक है, एंड टर्मरिक का कलर सेम रहता है जब उसमें हम कोई एसिड सोल्यूशन या फिर न्यूट्रल सोल्यूशन ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो हमने जब सोप सोल्यूशन ऐड किया तब टर्मरिक का कलर रेड हो गया। इसका मतलब क्या है, सोप सोल्यूशन बेसिक था नेचर में। ठीक है, सब्सटेंस P को हमने ऐड किया तो कोई भी चेंज नहीं आया कलर में। इसका मतलब सब्सटेंस P क्या है, या तो एसिडिक है नेचर में या फिर वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब कौन सी सही स्टेटमेंट है? P इज एन एसिड। देखो P एक एसिड हो सकता है लेकिन न्यूट्रल भी तो हो सकता है ना, ये कोई पक्का कंफर्म तो नहीं है बिकॉज कलर में कोई चेंज नहीं है। सो इट कैन बी एसिड ऑल्सो, न्यूट्रल ऑल्सो। सो ये स्टेटमेंट सही हो सकती है लेकिन डेफिनेटली ट्रू नहीं है बिकॉज न्यूट्रल भी हो सकता है। सो P इज नॉट अ सॉल्ट। अब ये भी हो सकता है, कोई पक्का कंफर्म नहीं है बिकॉज अगर मान लो P एक बेसिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट है तब तो उसके कलर में चेंज आएगा। अगर मान लो P एसिडिक सॉल्ट है या फिर न्यूट्रल सॉल्ट है तो फिर उसके कलर में चेंज नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो सकती है लेकिन डेफिनेटली ट्रू नहीं है। P इज नॉट अ बेस, ये स्टेटमेंट आपकी डेफिनेटली ट्रू है बिकॉज ये तो हमें पक्का पता है कि जो P है ये बेस तो है नहीं, बिकॉज अगर बेस होता तो कलर में चेंज आ जाता। तो ये बेस तो नहीं है, एसिड हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है या फिर कोई सॉल्ट हो सकता है। तो इनमें से एंड देन अगला ऑप्शन है P इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल भी हो सकता है लेकिन ये कंफर्म नहीं है। तो सारी स्टेटमेंट में से डेफिनेटली ट्रू क्या है? ऑप्शन नंबर सी, विच इज P इज नॉट अ बेस। P बेस तो नहीं है, एसिड भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो डेफिनेटली ट्रू है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर व्हाट हैपेंस एट द एनोड। तो देखो जब हम कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, मतलब हम उसको रिफाइन कर रहे हैं, उसको क्लीन कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की हेल्प से, तो एनोड पर क्या होता है? तो देखो जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं तो बीकर में हम 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, कैथोड एंड एनोड। कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज एंड एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, एनोड क्या होता है हमारा? एनोड होता है हमारा इम्प्योर कॉपर। ठीक है, जो इम्प्योर कॉपर है जिसको हमें प्योर करना है, रिफाइन करना है। एंड हम कैथोड की जगह पे जो कैथोड होता है वो क्या होता है, हमारी एक प्योर स्ट्रिप होती है कॉपर मेटल की। ठीक है, कॉपर मेटल की जो प्योर स्ट्रिप है वो हम लेते हैं कैथोड की जगह। ठीक है, एंड देन उसको हम एक बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एनोड पर क्या होता है? देखो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना तो जो इम्प्योर जो कॉपर है, मतलब एनोड में से जो कॉपर के आयंस हैं Cu2+ कॉपर के जो आयंस हैं वो आकर
कैथोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज एनोड में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा होता है, ठीक है, वहां पर ऑक्सीडेशन होती है। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पर एनोड में क्या होता है, जो इम्प्योर कॉपर है इसमें से कॉपर के जो आयंस हैं वो आते हैं पहले सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हम लेते हैं, ठीक है, जिस भी हम मेटल को प्योर कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, उसी का साल्ट सोल्यूशन लिया जाता है, ठीक है। तो हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है एज अ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जो कॉपर के जो आयंस हैं वो एनोड में से एक्वस सोल्यूशन में आए एंड देन वो कैथोड पर डिपॉजिट होने लगते हैं, ठीक है। एंड ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज एनोड पर जो कॉपर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका लॉस हो रहा होता है, तो लॉस होने की वजह से ही आयंस आते हैं एंड कैथोड पर डिपॉजिट होते हैं, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ये हम अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। एंड नीचे जो भी एनोड में जो भी इंप्योरिटीज होती हैं वो नीचे डिपॉजिट हो जाती है, उसको एनोड मड बोला जाता है ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगी, सही स्टेटमेंट क्या होगा, एट एनोड सो कॉपर आयन गेन इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन का गेन तो हो नहीं रहा होता, यहाँ पर भी गेन लिखा है, तो पहले दो ऑप्शन तो गलत है। देन कॉपर आयन लूज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम न्यूट्रल एटम्स, या फिर न्यूट्रल कॉपर एटम लूज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम आयंस। आयंस बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होने के बाद, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। जो न्यूट्रल कॉपर के एटम्स हैं उनका वो पहले अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं एंड इस वजह से फिर आयंस बनते हैं एंड वो कैथोड पर डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हीट की फॉर्म में, सनलाइट की फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। सो व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस में देखो सनलाइट प्रोवाइड की जा रही है, सो वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है, ठीक है। यहाँ पर है ये आपका सोडियम कार्बोनेट एंड HCl एसिड का यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है एंड देन सॉल्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो यहाँ पर हम कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे, सो इट्स नॉट एंडोथर्मिक, ठीक है। ये रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में ये आपका रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। इसमें देखो ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड साथ ही साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के बाद, तो एनर्जी इसमें प्रोड्यूस हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, तो देखो जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तब ये ब्रेकडाउन होता है, इसका डिकम्पोजिशन होता है, तो ये भी आपका एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक कौन सा है? P एंड S, तो P एंड S आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो जो आपने पढ़ रखे हैं चैप्टर, जो कंसेप्ट्स आपने पढ़े हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा है, आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी नहीं है, ठीक है। देन अशोक हैज रिटन द फॉलोइंग रिएक्शंस टू शो मेटल्स हाउ मेटल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर्स, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ पर लिखे गए हैं एंड इन रिएक्शन से ये शो किया जा रहा है कि कैसे मेटल को, प्योर मेटल को ऑब्टेन किया जा रहा है उनके ओर्स से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अलग अलग मेटल ऑक्साइड हैं एंड उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं एंड प्योर मेटल को ऑब्टेन कर रहे हैं। ये रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो कार्बन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन को हम एज अ कोक की फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखो इनमें से हमें क्या सिलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रिएक्शन, मतलब इनमें से जो रिएक्शन सही नहीं है, इनकरेक्ट है, गलत है, वो हमें सिलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो Fe2O3 का कार्बन के साथ रिएक्शन हो रहा है एंड देन Fe प्योर मेटल हम ऑब्टेन कर रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो हम जानते हैं कि जो कार्बन है वो Fe से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा, जो कार्बन है वो Fe को, मतलब आयरन को डिस्प्लेस कर लेगा एंड हम प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। सोडियम, सोडियम क्या है, सोडियम हमारे कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या कार्बन सोडियम को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हम ये ऑलरेडी रिएक्टिविटी सीरीज में हमने वो जो पूरा चार्ट पढ़ा था, ये कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्योर मेटल्स को, उसमें हमने देखा था जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो इतनी जल्दी प्योर मेटल्स हम उनको नहीं ऑब्टेन कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट, जो हमारा कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सोडियम प्योर मेटल को ऑब्टेन नहीं कर पाएगा बिकॉज सोडियम ज्यादा रिएक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये आपकी गलत रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पर ये गलत है। बाकी जो जिंक ऑक्साइड है एंड कॉपर है, ये कार्बन से कम ही रिएक्टिव है, तो कार्बन उनको डिस्प्लेस कर देगा, रिड्यूस कर देगा एंड देन हम प्योर मेटल्स को ऑब्टेन कर लेंगे। सो Q इज इनकरेक्ट, सो ओनली Q, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओनली Q बिकॉज इसमें जो कार्बन है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इट इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, ठीक है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे पूछा है कि ये रिएक्शंस हुए हैं एंड इनको कैरी आउट किया गया है ओपन वेसल्स में, मतलब ओपन वेसल्स हैं, मतलब खुले हैं, वो ऊपर से ढके हुए नहीं है, सो जो भी गैस वगैरह प्रोड्यूस होगी वो बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है। तो ओपन वेसल्स में, खुले वेसल्स में इन रिएक्शंस को किया जा रहा है, ठीक है। ये तीन रिएक्शंस हैं यहाँ पर, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज इफ द वेट ऑफ द रिएक्शन वेसल एंड कंटेंट्स इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन्स द सेम आफ्टर द रिएक्शन एज कंपेयर टू बिफोर द रिएक्शन। तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही शो कर रहा है कि रिएक्शन
पी, क्यू एंड आर में वेट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर सेम रहेगा रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद? देखो रिएक्शन होने से पहले जो वेट है वो अलग होगा कंटेंट्स का, एंड रिएक्शन होने के बाद जो वेट है वो डिफरेंट हो जाएगा, है ना, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई गैस प्रोड्यूस होगी तो वो वेसल से बाहर निकल जाएगी एंड वेट कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो वेट बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमें ये सही इनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है कि क्या कब डिक्रीज होगा, क्या कब इंक्रीज होगा, कब सेम रहेगा वेट इन रिएक्शंस का, रिएक्शन से पहले रिएक्शन के बाद। तो हमें उस हिसाब से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हम इन रिएक्शंस को ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, हम उसको ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। एंड यहाँ पर पहले तो ये कॉपर मेटल सॉलिड था, अब इसमें ऑक्सीजन एक टाइप से ऐड हो गई है, तो ये कॉपर ऑक्साइड एक सॉलिड बन गया, तो वेट में इंक्रीज आएगा, मास इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो वेट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो इन रिएक्शन पी इट विल इंक्रीज, ठीक है। तो रिएक्शन पी में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज आपका ऑप्शन नंबर सी एंड डी में है, तो सी एंड डी में से ही हमारा सही आंसर होने वाला है, ठीक है। आगे और हम देखते हैं दूसरे रिएक्शन में। देखो जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, एंड जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा, बस डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। जो कॉपर है उसने जिंक को जो जिंक है उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया एंड जिंक सल्फेट बन गया एंड कॉपर अलग हो गया, तो इसमें बस डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो इसमें वेट में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, बिकॉज ना कोई गैस प्रोड्यूस हुई है ना ही कोई नया सब्सटेंस बना, तो डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो यहाँ पर जो वेट है इस रिएक्शन में वो सेम ही रहेगा, रिएक्शन के पहले भी रिएक्शन के बाद भी, ठीक है। सो इन रिएक्शन क्यू इट विल रिमेन सेम। तो रिएक्शन क्यू में क्या होगा, रिमेन सेम। तो इंक्रीजेस इन दोनों में तो इंक्रीजेस था एंड देन रिमेन सेम, तो अब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। हम तीसरा रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरे रिएक्शन में देखो क्या है, FeSO4 को जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो Fe2O3 बन रहा है एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन रही है। अब देखो ये दोनों गैसेज हैं तो ये तो वेसल से बाहर एटमोस्फियर में चली जाएंगी एंड जो वेट है वो कम हो जाएगा, ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ये गैसेज हैं, ओके। सो इन रिएक्शन आर जो वेट है वो डिक्रीज होगा, तो रिएक्शन आर में वेट डिक्रीज होगा। सो इंक्रीज रिमेन्स सेम एंड डिक्रीजेस, तो ऑप्शन दिस डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सोल्यूशन ऑफ अ बेस विथ pH 12.1 इज गिवन। तो एक सोल्यूशन है और बेस है ऑलरेडी गिवन है 12.1, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है ये। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू डिक्रीज इट्स pH, यानी कि इस सोल्यूशन का हमें pH लेवल डिक्रीज करना है, यानी कि 12.1 से कम करना है। तो हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, इनमें से जो आपको 3 स्टेटमेंट दिए, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है, ताकि ये इसका जो pH लेवल है दैट शुड बी डिक्रीज। P स्टेटमेंट है ऐड डिस्टिल्ड वाटर टू इट। Q स्टेटमेंट है ऐड अ सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट बेस विद pH 8.7। अगला है ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड विद एन अननोन pH। तो देखो अगर आप एक बेस में एसिड डालोगे तो ऑब्वियसली उसका जो pH लेवल है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि एसिड का pH लेवल क्या होता है, 1 से 7 के बीच में होता है। अगर आप एक बेस में एसिड डालोगे तो उसका pH लेवल डिक्रीज होगा। तो आपकी R स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। Q स्टेटमेंट है ऐड अ सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट बेस विद pH 8.7। अब इस चीज का ध्यान रखना कि मान लो आपको मैं 10 pH लेवल का एग्जांपल दे दोगे, कोई 10 pH लेवल का कोई बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और उसमें अगर मैं 10 से कम कोई भी pH लेवल का सोल्यूशन डालूंगा तो उसका pH लेवल में डिक्रीज आएगा। यानी कि अगर मैं 9 pH लेवल का एक सोल्यूशन उस 10 pH लेवल वाले में डालूंगा तो उसका जो pH लेवल है वो डिक्रीज होगा, थोड़ा डिक्रीज होगा लेकिन डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8.7 है, सोल्यूशन हमारा 12.1 का है, तो 12.1 से कम है, तो ऑब्वियसली जब आप 8.7 वाला सोल्यूशन इस 12.1 वाले सोल्यूशन में डालोगे तो इसका pH लेवल डिक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। पहली P स्टेटमेंट है ऐड डिस्टिल्ड वाटर। तो ऑब्वियसली डिस्टिल्ड वाटर इसका pH लेवल, pH स्केल पे क्या वैल्यू होती है, 7 होती है, न्यूट्रल होती है। तो अगर आप देखो ये 7 क्या है, 7 भी 12.1 से कम ही है, तो आप डिस्टिल्ड वाटर को इस सोल्यूशन में डालोगे तब भी इसका pH लेवल डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, यानी कि एनी ऑफ P Q R, यानी कि इनमें से आप कोई भी तरीका अपना सकते हो इस सोल्यूशन की pH लेवल को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं हमारा नेक्स्ट MCQ नंबर 7। सो फ्रेंड्स 7th MCQ है, 1 मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो हमने देखो चैप्टर में पढ़ा था, वीडियो अगर किसी फ्रेंड को कोई चैप्टर समझ रहा है इन डिटेल तो हमारे चैनल पे जाके आप हर एक चैप्टर का डिटेल 1 शॉट लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखो ये क्वेश्चन कार्बोनाइलेटेड कंपाउंड चैप्टर में हमने पढ़ा था, एडिशन रिएक्शन का जो टॉपिक था कि जब एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लाइक निकल या फिर पैलेडियम, तो वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
यानी कि डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो उसमें, एंड उसको हम चेंज कर देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो इनमें से कौन सा कंपाउंड का एक मोल में जब हम हाइड्रोजन के 2 मोल ऐड करेंगे तो ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, ये देखो ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। आपको इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, यानी कि अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है। और आपके पास 2 मोल है हाइड्रोजन के, ठीक है, ये भी एक कंडीशन है कि आप 2 मोल्स हैं आपके पास हाइड्रोजन के। मोल्स का क्या मतलब है इसका, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि H2। अब 2 मोल्स हैं यानी कि 2 H2 के आपके पास यहाँ पे मोल्स हैं। अब यहाँ पे देखो हम कोई देख लें, सबसे पहला जो हमारा P कंपाउंड है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को मुझे सिंगल बॉन्ड बनाना है, तो मैंने यहाँ पे एक बॉन्ड हटाया। अब फिर देखो ये बॉन्ड मैंने अगर हटाऊंगा तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देना, क्योंकि आपने यहाँ पे एक बॉन्ड हटाया है, और यहाँ पे भी आप एक हाइड्रोजन लगा दोगे तो ये हो गया H2, यानी कि 1 मोल आपने यूज कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखो ये भी इसका डबल बॉन्ड है, हमें सैचुरेटेड बनाना है यानी कि सिंगल बॉन्ड चाहिए, तो ये भी मैंने हटाया और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो फिर ये हमने देखो 2 मोल्स लगा दिए, ये H2 और ये भी H2, तो 2 मोल हमने हाइड्रोजन के लगा दिए और ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बन गया, तो ये आपका कंपाउंड बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको हटाया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो सबसे पहले मैंने एक बॉन्ड हटाया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, फिर यार अब यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड है, हमें तो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड सब कुछ हटाना है, सिंगल बॉन्ड चाहिए हमें तो। अब इसका अगर मान लो मैंने ये बॉन्ड भी हटा के ये ऊपर हाइड्रोजन लगा भी दिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 मोल्स है ना, ये तो 3 मोल्स हो गए है ना, 1 मोल 2 मोल और 3 मोल हो गए, हमें तो बस 2 मोल्स है हमारे पास हाइड्रोजन के, तो ये आपका कंपाउंड नहीं हो सकता, यानी कि ये रॉन्ग है, ये आपका आंसर नहीं होने वाला। अगला कंपाउंड देखो, ये डबल बॉन्ड है, हटाया, यहाँ पे लगाया हाइड्रोजन, यहाँ पे लगाया हाइड्रोजन। अब ये तो आपका पूरा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें अगर आप चेंज करोगे तो ये तो हाइड्रोकार्बन बचेगा ही नहीं, तो बस अब यहाँ पे 1 मोल हमने यूज करा, और अभी भी ये क्या है, ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो ये भी आपका कंपाउंड नहीं हो सकता है, आर भी आपका आंसर नहीं है। अगला देखो, यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है बस, और तो सारा सैचुरेटेड ही है, तो यहाँ पे मैंने एक बॉन्ड हटाया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। अब एक और बॉन्ड हटाया, ऊपर हाइड्रोजन लगाया और यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन लगा दिया, तो सिंगल बॉन्ड हो गया और 2 मोल हमने हाइड्रोजन के यूज करे और ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आपका P और S दोनों ही कंपाउंड क्या है, सही आंसर है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या है, P एंड S। तो ये आप देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट MCQ, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका लाइव प्रोसेसेस के चैप्टर में से रीड करते हैं। क्वेश्चन है, लुक एट द डायग्राम बिलो केयरफुली। तो ये प्लांट है, फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। प्लांट में से ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और एक प्रोसेस है वाई, ठीक है, हमें नहीं पता क्या प्रोसेस है, ठीक है। प्लांट में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड वाई, उसे हमने वाई लेट कर लिया है। प्लांट में से वाटर वेपर्स यानी कि H2O वाटर वेपर्स निकलती है और Z प्रोसेस है उसका नाम, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट Z, तो यहाँ पे Z पूछा है, हम X और Y भी निकाल ही लेंगे क्या, ठीक है। Z क्या होगा, देखो H2O वाटर वेपर्स कब निकलती है प्लांट में से, कौन सा प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, हमारा जो स्टोमेटा होता है वो ओपन होता है, स्टोमेटल ओपनिंग में से वाटर वेपर्स निकलती है और प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अब अगर आपसे X पूछ ले तो आप खुद बताओ ना, प्लांट में से ऑक्सीजन कब निकलती है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन निकलती है इसी को हम ब्रीथ करते हैं। अगला, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब निकलती है। अब आप सोचोगे यार हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं, क्या प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं जैसे हम भी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं। तो ये वाई क्या होगा, वाई विल बी रेस्पिरेशन, एक्स विल बी फोटोसिंथेसिस, जेड विल बी ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन में जेड पूछा था तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है आपका, देखो, लाइम वाटर टर्न्स क्लाउडी इन द प्रेजेंस ऑफ अ गैस व्हिच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। और वो गैस कौन सी है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम जानते हैं जब लाइम वाटर में से हम CO2 गैस पास करवाते हैं तो मिल्की हो जाता है, क्योंकि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट वहां पे फॉर्म होता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब shown below are 4 setup kept in sunlight for 24 hours। तो यहाँ पे 4 सेटअप है, सेटअप P, सेटअप Q, R एंड S। अब यहाँ पे हमें बताना है कौन से सेटअप में जो लाइम वाटर है वो सबसे ज्यादा क्लाउडियस्ट होगा। हम जानते हैं भाई लाइम वाटर में से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होगी तो क्लाउडी तो होगा ही, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, लेकिन सबसे ज्यादा क्लाउडी कौन सा होगा, कौन से सेटअप में होगा। तो देखो यार, यहाँ पे सेटअप P में देखें तो प्लांट ही नहीं है। अगर प्लांट ही नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कहाँ होगी, और रिलीज नहीं होगी तो लाइम वाटर क्लाउडी भी नहीं होगा। तो ये आप काट दो।
और इसमें भी प्लांट नहीं तो ये भी आप निकाल दो, तो ये दो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अब आर और क्यू में से कोई एक है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये एक इन्होंने लेबलिंग की हुई है टैंक कोटेड विद ब्लैक पेंट, यानी कि ये जो दो आपके पॉट है, ये जो आपके दो टैंक, इन पे एक ब्लैक पेंट करा हुआ है। और अगर ब्लैक पेंट होगा तो क्या इनमें से सनलाइट आएगी, और अगर सनलाइट नहीं आएगी तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे नहीं होने वाला है इन दोनों केस में। इन दोनों में देखें तो यहाँ पे कोई ब्लैक पेंट नहीं हुआ है, यानी कि इन दोनों में फोटोसिंथेसिस होगा। अब यहाँ पे तो चलो प्लांट नहीं है, अब यहाँ पे प्लांट है तो यहाँ पे जब सनलाइट आएगी, देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इस वाले केस में देखो यहाँ पे सन की जो रेज है वो आएंगी, सन की रेज आएंगी तो प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्लांट लेता है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। अब आप देखो ना, जो ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज हुई है फोटोसिंथेसिस में, इसी ऑक्सीजन गैस का यूज करके प्लांट क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्लांट ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करता है। अब रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है, वापस फिर प्लांट क्या करेगा, उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करके फोटोसिंथेसिस करेगा। तो यहाँ पे एक साइकिल चल रही है, और जो थोड़ी बहुत मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बचेगी भी तो उससे जो आपका लाइव वाटर है वो उतना मिल्की नहीं होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप देखो सेट, इसमें दो प्लांट है तो इसको देखते हैं। सेट आर में अगर हम देखें तो जो प्लांट है इसमें ब्लैक कोटिंग है, ब्लैक कोटिंग है, यानी कि यहाँ पे जो आपकी सन की रेज है वो एंटर ही नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इस केस में नहीं होने वाला है। अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होने वाला है, रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्लांट यहाँ पे आपका ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करता है। ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करता है। अब आप देखो ब्लैक कोटिंग है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या इसके अंदर ट्रैप होगी और इस लाइव वाटर को मिल्की कर देगी, ठीक है। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा है कि भाई इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्लांट वापस यूज करेगा, नहीं हो रहा है यहाँ पे, इस केस में हो रहा था। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको जो लाइव वाटर है वो मिल्की होने वाला है, क्लाउडी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है, तो मिक्स्ड क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड इसका आंसर होने वाला है सेटअप आर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका हेरिडिटी वाले चैप्टर में से है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ होमोजाइगस डोमिनेंट जूनियर पिग, तो यहाँ पे जूनियर कोई पिग है और उसमें देखो उनकी दो मतलब एक टाइप के दो टाइप में होते हैं, एक तो ब्लैक फर होता है किसी का व्हाइट फर होता है। अब यहाँ पे विद ब्लैक फर इज क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस जूनियर पिग विद व्हाइट फर। अब यहाँ पे बताएगी जो ब्लैक फर वाले पिग है वो डोमिनेंट है, जैसे कि हम कहते हैं ना जो टॉलनेस है वो डोमिनेंट ट्रेट है, शॉर्टनेस क्या है रिसेसिव ट्रेट है। वैसे यहाँ पे जूनियर पिग के केस में जो ब्लैक फर वाले पिग होते हैं वो डोमिनेंट उन्हें माना जाता है। एंड व्हाइट फर का क्या है, व्हाइट फर इज अ रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। द F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद इटसेल्फ। देखो पहले हम F1 जनरेशन निकालते हैं। F1 जनरेशन में हम जानते हैं कि यहाँ पे देखो हम क्रॉस करवाएंगे, एक तो है होमोजाइगस, होमोजाइगस यानी कि सेम एलील्स हैं, यानी कि अगर हम इसे कैपिटल बी जो ब्लैक फर है उसे मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो होमोजाइगस डोमिनेंट का क्या मतलब है कि कैपिटल बी की यहाँ पे बात हो रही है। एंड इट इज क्रॉस्ड विद अ होमोजाइगस जूनियर पिग विद व्हाइट फर, ठीक है। ये क्या है, ये रिसेसिव है। होमोजाइगस यानी कि दोनों ही स्मॉल बी होंगे, ठीक है। इनका आपको क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। F1 जनरेशन में जो आपके चारों ऑफस्प्रिंग्स होने वाले हैं वो क्या होंगे, देखो आप कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके चारों जो F1 जनरेशन की अगर हम बात करें तो चार आपके ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। अब यहाँ पे आपसे F1 जनरेशन की बात नहीं हो रही है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ F2 जनरेशन इज एक्सपेक्टेड टू शो व्हाइट फर कोट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन्हीं की सेल्फिंग करनी है, यानी कि F1 जनरेशन को F1 जनरेशन से क्रॉस करवाना है, फर्टिलाइज करवाना है। तो अगर मान लो मैंने इन दोनों को पेरेंट्स मान लिया, इनका मैंने अब क्रॉस करवाया, तो अब आप देखो ना कैपिटल बी के F2 जनरेशन के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके चार ऑफस्प्रिंग आने वाले हैं। एक कैपिटल बी होगा, एक कैपिटल बी स्मॉल बी होगा, एक कैपिटल बी स्मॉल बी और एक स्मॉल बी होने वाला है। तो देखो ये आपके चारों ऑफस्प्रिंग मैंने लिख दिए, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो आपके चारों ऑफस्प्रिंग है, क्वेश्चन में पूछा था कि F2 जनरेशन यानी कि इसमें व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू शो व्हाइट फर यानी कि जो रिसेसिव है। अब यहाँ पे देखो ये कैपिटल बी क्या है, ब्लैक फर है। यहाँ पे भी कैपिटल बी डोमिनेंट के अपने प्रॉपर्टीज, अपने जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है उसको शो करता है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल बी डोमिनेंट है तो ये भी ब्लैक फर वाला पिग होगा, ये भी ब्लैक फर वाला पिग होगा। अगर आप फोर्थ ऑफस्प्रिंग को देखो स्मॉल बी ये आपका व्हाइट फर वाला जूनियर पिग होने वाला है। तो ये परसेंटेज क्या है, देखो चार है, चार में से तीन आपके ब्लैक फर वाले हैं, एक आपका व्हाइट फर वाला है, तो परसेंटेज कितनी होगी, 25% होगी ना। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 25%। तो देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन है हमारा, 25% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर
ए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सो फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक पर्सन एक्स है, सफर्स फ्रॉम अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पर्सन एक्स एक ऐसी कंडीशन से सफर कर रहा है जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड की नॉर्मल फंक्शनिंग पर अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ पर्सन एक्स कंडीशन। तो इसमें से कौन सा एक डायरेक्ट इफेक्ट होगा पर्सन एक्स की कंडीशन पर अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होगी तो मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करती तो उस पर्सन की बॉडी पर क्या डायरेक्ट इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड हम जानते हैं ये क्या है, इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है एंड ये हमारे ब्रेन में लोकेटेड होती है एंड ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है। हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है ग्लैंड एंड ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, सो फॉर ऑल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ हार्मोन, जो कि सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो रही है तो क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन सही अमाउंट में रिलीज नहीं होगा एंड इससे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। तो इनमें से कौन सा सही इफेक्ट है? इनसफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। इरेगुलर हार्ट बीट नहीं। इनसफिशिएंट ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये बिल्कुल सही इफेक्ट है। ठीक है, इनएबिलिटी टू रेगुलेट ब्लड शुगर, ऐसा भी कुछ नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिकॉज ये ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द सोइंग ऑफ सीड्स टू द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स इज क्रिटिकल फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तो यहाँ पर हमसे बोला है कि जो टाइम ड्यूरेशन होता है सीड को सो करने से एंड उसको हार्वेस्ट करने तक, तो ये जो टाइम पीरियड होता है ये काफी क्रिटिकल होता है एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। ठीक है, मतलब जब हम सीड को बोते हैं, उसको सो करते हैं एंड देन जब वो प्लांट बन जाता है, क्रॉप बन जाता है, जब हम उस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो ये जो बीच का टाइम पीरियड है ये काफी क्रिटिकल होता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है इसमें। ठीक है, ये बताया गया। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अबव सिलेक्ट अ रीजन व्हाई फार्मर्स प्रेफर वेजिटेटिव प्रोपगेशन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो आपका कौन से चैप्टर से है ये क्वेश्चन? चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एंड जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला टॉपिक है उसमें से ये पूछा है। तो क्वेश्चन है कि ये जो हमें ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है इसके बेसिस पर हमें सिलेक्ट करना है कि ऐसा रीजन हमें सिलेक्ट करना है जिस वजह से जो फार्मर्स हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन को प्रेफर करते हैं क्रॉप्स उगाने के लिए, अपनी फसल उगाने के लिए। क्यों प्रेफर करते हैं? इस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब इस सिचुएशन के बेसिस पर हमें सही रीजन सिलेक्ट करना है। ठीक है, सीडलेस क्रॉप्स कैन आल्सो बी रिप्रोड्यूस, बिल्कुल सही है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ऐसे क्रॉप्स जिनकी सीड नहीं है उनको भी रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट प्लांट्स, ये भी बिल्कुल सही है। ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक फायदा है कि जो ऑफस्प्रिंग है, मतलब जो नया प्लांट आया है वो बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होता है पेरेंट प्लांट के, बिकॉज इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, दिस इज अ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो बिल्कुल वो सिमिलर होता है। ठीक है, प्लांट्स ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन बियर फ्रूट्स अर्लियर, ये भी बिल्कुल सही है कि जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम प्लांट को ग्रो करते हैं तो वो जो फ्रूट्स है उसको जल्दी बियर करता है, मतलब उस पर जो फल है वो जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ये भी इसका बिल्कुल सही रीजन है। तो ये सारे ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन के यहाँ पर एडवांटेजेस बताए गए हैं। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो हमें इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सही रीजन सिलेक्ट करना है। अब इंफॉर्मेशन ये हमें दी है कि सीड को जब सो किया जाता है एंड क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है तो इसमें काफी टाइम लगता है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन को इसलिए यूज किया जाता है ताकि इस टाइम को कम किया जा सके। तो कौन सा रीजन यहाँ पर सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, प्लांट ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन बियर फ्रूट्स अर्लियर, मतलब जो फल है, जो फ्रूट्स हैं वो जल्दी आ जाते हैं, तो टाइम काफी कम लगता है, इसीलिए जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसको फार्मर्स प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये वाला रीजन आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सारे रीजन सही थे लेकिन आपको इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सही रीजन सिलेक्ट करना था। ओके, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा कि यहाँ पर ये किससे रिलेटेड है एंड देन यू विल सिलेक्ट योर आंसर। इतने इजी क्वेश्चंस नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फिजिक्स में से है, फिजिक्स का आपका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से क्वेश्चन है, सर्किट बिलो कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद 2000 ओम रेजिस्टर्स। तो ये सर्किट है, इसमें ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टर मतलब जिसकी रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, कनेक्टेड है ये दो और रेजिस्टर्स के साथ जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं, वो दोनों ही 2000 ओम के हैं। ठीक है, द वेरिएबल रेजिस्टर कैन बी एडजस्टेड टू एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 4000 ओम। ये जो वेरिएबल रेजिस्टर है इसको 0 से 4000 ओम के बीच में हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है,
एंड ये जो हमारा 2000 ओम के दो रेजिस्टर हैं सीरीज में कनेक्टेड है, इनमें से एक के साथ ये वोल्ट मीटर भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपका पूरा सर्किट है। क्वेश्चन क्या पूछा है, एज द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर इज चेंज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफी फ्रेंड्स कंफ्यूज होंगे। हमसे ये पूछा है कि रेजिस्टेंस एज द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर इज चेंज, मतलब अगर हम इस वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को चेंज करें तो ऐसी हमें क्या पॉसिबल स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग होगी वोल्ट मीटर पर। ठीक है, मतलब इस वोल्ट मीटर पर कम से कम रीडिंग हम क्या ला सकते हैं ये आपको बताना है। कम से कम रीडिंग यहाँ जो वोल्ट मीटर पर यहाँ पर आ सके वो आपको बतानी है, कैसे आएगी। तो देखो ये जो वोल्ट मीटर है ये इस वाले रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब हमें इस पर फोकस करना है। ये वाला जो हमारा रेजिस्टर है 2000 ओम का, इसके साथ ही वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, तो इस पर कम से कम रीडिंग आनी चाहिए, मतलब कम से कम वोल्टेज यहाँ पर स्पेंड होनी चाहिए इस रेजिस्टर पर, तभी तो इसकी कम रीडिंग आएगी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाएगा। देखो हम जानते हैं ये तीनों ही रेजिस्टर हैं। ठीक है, इन तीनों ही रेजिस्टर हैं। अब जो यहाँ पर ये जो वोल्टेज है 12 वोल्टेज की बैटरी है, तो 12 वोल्ट की जो बैटरी है, जो वोल्टेज है वो इन तीनों रेजिस्टर्स में डिवाइड हो जाएगी, बिकॉज हम जानते हैं जो सीरीज कनेक्शन में जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाती है रेजिस्टर्स में, तो जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएगी, है ना। एंड अगर इसमें वोल्टेज डिवाइड हो रही है एंड हमें कम से कम यहाँ पर वोल्टेज लानी है, कम से कम वोल्टेज हमें इसमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे, बिकॉज अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होगी तो उस पर वोल्टेज भी ज्यादा खर्च करनी होगी ना। फॉर्मूला में पता है V = I × R, तो अगर हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करें तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगी। तो मान लो अगर हम इसकी रेजिस्टेंस को पूरा इंक्रीज कर देते हैं तो यहाँ पर फिर वोल्टेज ज्यादा स्पेंड होगी, यहाँ पर वोल्टेज अगर ज्यादा खर्च होगी तो फिर यहाँ पर वोल्टेज कम आ जाएगी। एंड हमें कम से कम वैल्यू ही तो चाहिए, कम से कम वोल्टेज हमें चाहिए ताकि यहाँ पर वोल्ट मीटर की सबसे कम रीडिंग आए। तो हमें इसकी रेजिस्टेंस को सबसे ज्यादा करना पड़ेगा। अब देखो इसको हम 0 से 4000 ओम के बीच में एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसको 4000 ओम कर देते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को हमने 4000 ओम कर दिया। अब यहाँ पर वोल्टेज कितनी आएगी वो हमें पता करना है। देखो 12 वोल्ट की हमारी बैटरी है, ये हमारा 4000 ओम का रेजिस्टर है, ये दोनों ही 2000 ओम के हैं। ठीक है, तो अगर मान लो ये 2000 + 2000 कितना हो जाएगा 4000, एंड ये भी हमारा 4000 है, ये दोनों मिलके 4000 है एंड ये 4000 है। तो 12 वोल्ट को मान लो मेरे को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो यहाँ पर 6 वोल्ट आ जाएंगे एंड इन दोनों के पास 6 वोल्ट आएंगे, है ना, बिकॉज ये दोनों भी 4000 एंड ये भी 4000 ओम है। ओके, तो 6 वोल्ट की वोल्टेज यहाँ पर आएगी एंड 6 वोल्ट यहाँ पर आएंगे। अब हमें यहाँ पर चाहिए ना, यहाँ पर कितना मिनिमम रीडिंग हमें मिलेगी, तो देखो 6 वोल्ट इन दोनों के पास है, तो हाफ डिवाइड कर दो, 6 में से 3 वोल्ट इसके पास आएगा, 3 वोल्ट इसके पास आएगा, बिकॉज दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, एंड इक्वल है दोनों की रेजिस्टेंस, तो 3 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पर 2000 ओम वाले इस रेजिस्टर के पास। तो 3 वोल्ट की रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर पर, एंड ये सबसे कम रीडिंग मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग यहाँ पर वोल्ट मीटर पर आ सकती है, इससे कम नहीं आ सकती, बिकॉज हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस को सबसे ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तब जो आके यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कम हुई है, विच इज 3 वोल्ट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन सम कंट्रीज इज 60 हर्ट्ज, व्हाट डज दिस मीन। तो कुछ कंट्रीज में AC मतलब अल्टरनेट करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज होती है। इसका क्या मतलब है, तो देखो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, देखो जैसे फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 60 हर्ट्ज, इसका मतलब है कि एक पॉइंट पर एक सेकंड में एक पॉइंट पर से 60 साउंड की जो 60 जो वेव्स हैं वो पास कर रही हैं। ठीक है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। देखो हम जानते हैं जो करंट है वो ऐसे वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है, वेव्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो वेव्स हैं तो एक उसका क्रेस्ट वाला पार्ट होता है, ट्रफ वाला पार्ट होता है। हम जानते हैं ना वेव्स की शेप कैसी होती है, आप जैसे ड्रॉ करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो वेव्स ऐसी होती है। ठीक है, ये इसका ये क्रेस्ट वाला ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्रेस्ट होता है, नीचे वाला ट्रफ होता है, ये हम क्लास 9th में पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एक पॉइंट पर से कितनी वेव्स पास कर रही हैं एक सेकंड में। तो 60 हर्ट्ज है मतलब एक पॉइंट पर से 60 वेव्स पास कर रही हैं एक सेकंड में। तो हमसे पूछा क्या है, व्हाट डज दिस मीन, तो सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है, द करंट चेंजेस डायरेक्शन 60 टाइम्स इन अ सेकंड। तो यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रही है कि डायरेक्शन कितनी बार चेंज हो रहा है। तो देखो यहाँ पर वेव में पहले तो जो वेव है वो ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो एक वेव में 2 बार डायरेक्शन चेंज होती है। हम जानते हैं 60 हर्ट्ज लिखा है, 60 हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में से 60 वेव्स जाएंगी। अब एक वेव में 2 डायरेक्शन है ना, तो 60 वेव्स में कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, 120 टाइम्स। ठीक है, सो द करंट चेंजेस डायरेक्शन 120 टाइम्स इन अ सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना, बिकॉज डायरेक्शन की बात हो रही थी, एक वेव में 2 डायरेक्शन होती है। ठीक है, सो 60 हर्ट्ज मतलब 60 वेव्स हैं टोटल जो पास कर रही हैं, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है 120 टाइम्स इन अ सेकंड।
ठीक है, तो ये इसका मतलब है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन wants to draw a graph to show how the resistivity of a wire changes with the length of the wire. What should his graph look like? तो यहाँ पर बोला है कि रमन एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहता है जो कि रेजिस्टिविटी एंड लेंथ के बीच में रिलेशन बता रहा है, मतलब रेजिस्टिविटी हम चेंज करें तो लेंथ कैसे चेंज हो रही है, तो सही ग्राफ क्या होना चाहिए। तो हम जानते हैं रेजिस्टिविटी लेंथ पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है, अगर वायर की लेंथ को हम कितना ही इंक्रीज कर लें डिक्रीज कर लें रेजिस्टिविटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो रेजिस्टिविटी हमारी कांस्टेंट रहती है चाहे हम लेंथ को कितना भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर ले, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं, तो रेजिस्टिविटी हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो सही ग्राफ क्या रहेगा यहाँ पर, इंक्रीज वाला तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, डिक्रीज भी नहीं हो सकता, कांस्टेंट रहेगी। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, बिकॉज देखो हम चाहे लेंथ को इंक्रीज कितना भी कर ले रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो कांस्टेंट के लिए ये ग्राफ रहता है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या रिलेशन है, उस हिसाब से ही आप ग्राफ को देख पाओगे एंड सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाओगे। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16 विच इज विच सर्किट शोज द करेक्ट एंड सेफ पोजीशन फॉर द फ्यूज एंड द स्विच। तो यहाँ पे देखो आपको 4 सर्किट दिया हुआ है, ये ए बी सी एंड डी, 4 सर्किट है और आपको बताने कि इनमें से कौन से सर्किट में जो आपका फ्यूज है जो आपका स्विच है उसकी जो पोजीशन है वो करेक्टली प्लेस्ड है। यानी कि देखो जैसे कि मान लो ये आपकी लाइव वायर है या आपकी न्यूट्रल वायर है, तो हमें स्विच को कहाँ लगाना चाहिए, लाइव वायर में लगाना चाहिए या फिर न्यूट्रल वायर में। जो हमारा फ्यूज है उसे हमें कहाँ लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखो इसका आंसर है कि आपका जो आपका फ्यूज है और जो आपका स्विच है दोनों को ही आपको लाइव वायर में लगाना चाहिए, क्योंकि लाइव वायर में से आपका करंट सबसे पहले फ्लो होता है। और अगर मान लो कि बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग हो गई यानी कि ज्यादा अमाउंट पे करंट फ्लो हो रहा है, तो जो आपका फ्यूज है वो उसी टाइम मतलब बर्न हो जाएगा, जिससे जो हमारा सर्किट है वो क्या हो जाएगा, सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा और आगे आपका जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जैसे कि यहाँ पे बल्ब लगी हुई है इसको कोई हार्म नहीं होगा। ठीक है, या फिर अगर आप उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पास कोई ह्यूमन खड़ा हो तो उसको हार्म हो सकता है। एंड इसीलिए यहाँ पे जो हमारा फ्यूज है उसे बिल्कुल स्विच के पास लगाया जाता है लाइव वायर में, ताकि जैसे ही स्विच आपने किया ऑन, ज्यादा करंट आ गया तो उसी टाइम आपका जो फ्यूज है वो मतलब बर्न हो जाएगा, फ्यूज फट जाएगा और आपका जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि आपने जो फ्यूज है वो लगा दी न्यूट्रल वायर में, तो उससे क्या होगा, आपका जो करंट है वो तो लाइव वायर में से फ्लो हो रहा है, जिससे करंट, अगर आपने स्विच ऑन करा करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे आपने फ्यूज लगाया, आप देखो जैसे इस केस में दिया भी हुआ है, यहाँ पे आपने फ्यूज लगा दिया, आपने स्विच ऑन किया, ये करंट फ्लो हो रहा है एंड आपका जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो तो मतलब खराब हो जाएगा अगर ज्यादा करंट फ्लो हो गया, फ्यूज आपने यहाँ लगा दिया। तो इसीलिए फ्यूज को हमेशा लाइव वायर में लगाया जाता है, साथ साथ जो आपका स्विच है दैट इज ऑल्सो प्लेस्ड इन द लाइव वायर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो ये आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट सर्किट बनाया हुआ है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 70 से 20 आपके असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। सेम फॉर्मेट में आपका जो पेपर है मेन पेपर वो भी ऐसे आएगा, लास्ट के आपके जो 3 क्वेश्चन होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन असर्शन रीजन। तो स्टार्ट करते हैं, ये आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हम जानते हैं अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए। दूसरी स्टेटमेंट में क्या होता है कि दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन जो आपका रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो तब आप ऑप्शन नंबर बी करोगे। ऑप्शन नंबर सी यानी कि असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, डी ऑप्शन होगा असर्शन फॉल्स या फिर रीजन ट्रू। तो ये आपके 4 ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। अब 17th क्वेश्चन हमारा पहला असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन रीड करते हैं, अ व्हाइट वॉश्ड वॉल डेवलप्स अ कोटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर अ फ्यू डेज। तो हम जानते हैं कि अगर जो हमारा जो व्हाइट वॉश होता है, व्हाइट वॉशिंग में यही तो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है। कैसे बनती है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है प्लस H2O। ठीक है, अब अगला रीजन पढ़ते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ऑन दी वॉल रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड CaO नहीं CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ और तब ये आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी एक व्हाइट लेयर डेवलप होती है वॉल पे। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन आपका गलत है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आना चाहिए था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रीजन जब आपका फॉल्स होता है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमारा 18th क्वेश्चन। असर्शन है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो वेरिएशन। बिल्कुल सही बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, बिल्कुल। रीजन है ईच ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनहेरिट्स ऑल द जीन्स फ्रॉम ईच पेरेंट। ये स्टेटमेंट गलत है भाई, कोई भी जो ऑफस्प्रिंग होता है वो अपने पेरेंट्स से सारे जीन्स नहीं लेता है, कुछ लिमिटेड जीन्स वो अपने पेरेंट्स से एक्वायर करता है। तभी अगर आपको सोचना सारे जीन्स अगर ले ले तो सब बिल्कुल सेम ऑफस्प्रिंग होगा, पेरेंट्स जैसा होगा, वेरिएशन तो होंगे ही नहीं। तो
इसीलिए ये जो आपका रीजन है यहाँ पे फॉल्स है, लेकिन जो असर्शन है दैट इज करेक्ट। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो पहले दो का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन है कैपिलरीज है वॉल्स दैट आर जस्ट वन सेल थिक। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कैपिलरीज क्या करती है? कैपिलरीज बेसिकली आपकी वेन्स और आर्टरीज को कनेक्ट करती है। और जो आपका देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट जिसे हम एक्सहेल करते हैं, और जो आपके दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसका जब एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स है, तो उसमें भी कैपिलरीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मटीरियल्स का एक्सचेंज हो रहा है, आप खुद सोचो यार कि अगर ज्यादा मोटी वॉल होगी तो उसमें से मटीरियल्स का एक्सचेंज होना मुश्किल होगा ना। अगर जो कैपिलरीज की वॉल है अगर वो पतली होगी तो यहाँ पे जो आपका एक्सचेंज हो रहा है मटीरियल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो जो एक्सचेंज है वो और आसान हो जाएगा। तो इसीलिए जो कैपिलरीज की वॉल्स होती है वो पतली होती है, वन सेल थिक होती हैं। इसका रीजन पढ़ते चलो। एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेस अक्रॉस द कैपिलरी। बिल्कुल सही रीजन, आप बिकॉज लगा के देख सकते हो कि कैपिलरीज है वॉल्स आर जस्ट वन सेल थिक बिकॉज द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक्स प्लेस अक्रॉस द कैपिलरी। क्योंकि अगर वॉल थिन होगी, पतली होगी, तो आसानी से जो मटीरियल्स का एक्सचेंज है वो टेक प्लेस हो पाएगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड एज वेल एज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। असर्शन है अ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। वापस पढ़ो एक बार। अ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब आप खुद बताओ कि एक जो स्टेशनरी चार्ज मतलब कि वो एक जगह पे वो मूव नहीं कर रहा है। हम जानते हैं कि एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर उसमें जो करंट फ्लो हो रहा होता है उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यानी कि जो आपका चार्ज है, जो आपका करंट है, करंट फ्लो हो रहा है यानी कि चार्ज फ्लो हो रहा है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होती है चार्ज पे। अब यहाँ पे जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो तो स्टेशनरी है, एक जगह पे है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। रीजन पढ़ते हैं। अ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल डज नॉट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यही मैंने आपको बताया अभी कि एक स्टेशनरी जो पार्टिकल होता है जो एक जगह पे वो कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं करता है। जो मूविंग चार्ज होता है, जो मूविंग करंट होता है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है। तो आपका रीजन करेक्ट है, असर्शन फॉल्स है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। तो यहां से भाई हमने अपने एमसीक्यू फिनिश कर लिया है। अब बारी आती है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की, which is section number B, question number 21 से 26 are very short answer question. So let's start with question number 21. सो फ्रेंड्स, अब हमने सारे MCQs कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे जो कि 2 मार्क्स के हैं। सो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन में हमें इंटरनल चॉइस गिवन है, या तो आप ये कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो, ठीक है। सो डायना प्रिपेयर्ड अ केक बाय 2 मेथड। उसने केक प्रिपेयर किया 2 मेथड से। पहला मेथड में उसने क्या किया, उसने बेकिंग सोडा ऐड किया केक मिक्सचर में एंड फिर उस मिक्सचर को 1 घंटे के लिए उसने मतलब ऐसे ही रखा फॉर प्लेसिंग इट इन बिफोर प्लेसिंग इट इन ओवन टू बेक। मतलब ओवन में बेक करने से पहले उसने 1 घंटा उसको खाली छोड़ दिया बेकिंग सोडा ऐड करके, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड जो उसने केक बनाया उसमें उसने बेकिंग पाउडर ऐड किया केक मिक्सचर में एंड देन उसको 1 घंटे के लिए रख दिया बेक करने से पहले, ठीक है। स्टेट द डिफरेंस इन द केक मिक्सचर्स दैट डायना इज लाइकली टू हैव ऑब्जर्व बिफोर बेकिंग, एक्सप्लेन व्हाई। तो केक मिक्सचर में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो देखो बेकिंग पाउडर में हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है एंड टार्टरिक एसिड होता है। तो ये बेक करने से पहले ही रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो आपका केक मिक्सचर होता है वो थोड़ा सा राइज होने लगता है, मतलब ऊपर उठ जाता है, फूल सा जाता है, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड। ये रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर देते हैं बेक होने से पहले ही, ठीक है। तो केक राइज हो जाएगा मेथड 2 में जब उसने बेकिंग पाउडर ऐड किया, जबकि बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड नहीं होता, सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस नहीं होती है, वो राइज नहीं होता इतना, ठीक है, बेक करने से पहले। तो ये डिफरेंस रहेगा दोनों मेथड में, ठीक है। देन दूसरा क्वेश्चन है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूट्रल सोडियम एटम एंड अ पॉजिटिव सोडियम आयन, जस्टिफाई योर आंसर। तो एक न्यूट्रल सोडियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2,8,1। मतलब उसके पास जो वैलेंस शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। वो स्टेबल इसलिए नहीं है बिकॉज उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एंड सोडियम पॉजिटिव सोडियम आयन क्या होता है, पॉजिटिव सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8। मतलब अब ये जो है स्टेबल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है बिकॉज इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया एंड ये स्टेबल भी हो गया। तो ये इनकी स्टेबिलिटी में डिफरेंस है। जो न्यूट्रल सोडियम एटम है वो स्टेबल नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव सोडियम आयन स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, अ पॉजिटिव सोडियम इज मोर स्टेबल देन अ न्यूट्रल सोडियम एटम, ठीक है। वो ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑलरेडी उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो फिर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अ पॉजिटिव सोडियम आयन हैज अ कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। उसके वैलेंस शेल में जो है ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो चुका होता है, इसलिए वो स्टेबल होता है, ठीक है।
तो ये दोनों की स्टेबिलिटी को हमने कंपेयर कर लिया। तो ये आपका 21st क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हाउ डू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल्स, गिव एनी 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, ऑब्वियसली प्लांट्स में भी होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो उनका तरीका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू दी एनिमल्स। अब देखो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में सिर्फ हार्मोनल सिस्टम होता है, यानी कि जो हमारे प्लांट होते हैं, प्लांट के हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन हो गया, गिबरेलिंस हो गया, दे डिफ्यूजेस टू द प्लेस ऑफ एक्शन, यानी कि जहां पे उन हार्मोन्स की जरूरत है, जैसे कि मान लो रूट की टिप हो गई, या फिर जो हमारी शूट की टिप हो गई, या फिर जो लीफ का एंड हो गया, वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत है ग्रोथ के लिए, तो वो जो प्लेस ऑफ एक्शन है वहां पे ये हार्मोन्स, जो प्लांट हार्मोन्स है, वो डिफ्यूज होते हैं। वहीं पे एनिमल्स के केस में क्या होता है, एनिमल के जो हार्मोन्स होते हैं दे आर कैरिड इन ब्लड, वैसे यानी कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू उन हार्मोन्स को कैरी किया जाता है जहां पे उनकी जरूरत है। ठीक है, अगला पॉइंट, प्लांट डिपेंड एंड हार्मोन्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ हार्मोन पर ही डिपेंडेंट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, उनके पास कोई दूसरा सिस्टम नहीं है। जबकि एनिमल्स के पास क्या है, हमारा जो नर्व इंपल्सेस का सिस्टम है, कि हमारे इंपल्सेस कैरी होते हैं थ्रू दी नर्व्स, फिर ब्रेन डिसीजन लेता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेती है, फिर वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाता है, फिर हमारे जो प्रोटीन है वो प्रोटीन अरेंज होते हैं, रीअरेंज होते हैं, और फिर हम एक्शन लेते हैं। हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा है। ठीक है, तो एनिमल्स डिपेंड ऑन नर्व इंपल्सेस एंड दी हार्मोन्स, हार्मोन्स भी होते हैं, साथ साथ नर्व इंपल्सेस भी होते हैं एनिमल्स में फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हार्मोन्स इन प्लांट्स आर नॉट सीक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स, कोई ऐसे स्पेशलाइज्ड ग्लैंड नहीं होते, जैसे कि हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड होता है, पैंक्रियाज होता है ग्रोथ हार्मोन के लिए, और बहुत सारे जो ग्लैंड्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव हार्मोन सीक्रेट करते हैं, लेकिन प्लांट्स के केस में कोई ऐसे स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स नहीं होते हैं। ठीक है, एंड हार्मोन्स इन एनिमल्स आर सीक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स। अगला, मूवमेंट इन प्लांट्स ऑकर थ्रू अ चेंज इन द वाटर कंटेंट ऑफ द एक्शन सेल, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि जो हमारा सिग्नल है, जैसे कि ब्रेन ने डिसीजन लिया कि जो गर्म आपने हाथ लगाया कप को, आपको हाथ हटाना है, तो जो मैसेज आया मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल्स के पास, मसल्स में जो प्रोटीन है वो रीअरेंज होता है और फिर आप अपने हाथ को हटाते हो। देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा भी है, मूवमेंट इन एनिमल्स ऑकर्स थ्रू अ चेंज इन द शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन, जो आपके मसल सेल्स में प्रोटीन है वो रीअरेंज होता है और तब अपना हाथ हटाते हो। तो ये होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में। वहीं प्लांट्स में क्या होता है, जो वाटर कंटेंट होता है एक्शन सेल्स में, एक्शन सेल्स यानी कि जहां पे एक्शन होना है वो उनका वाटर कंटेंट में चेंज आता है ताकि जो मूवमेंट है वो हो सके। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा है कि एक पर्सन लिवर डिजीज से सफर कर रहा है एंड उसको एडवाइस किया गया है कि वो फैटी एंड हाईली एसिडिक फूड को ना कंज्यूम करे। गिव अ रीजन व्हाई ईच ऑफ द फूड्स मेंशन्ड शुड बी अवॉइडेड बाय अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम लिवर डिजीज। तो उसे ऐसा क्यों करना चाहिए, क्यों उसे ज्यादा फैटी या फिर एसिडिक फूड नहीं खाना चाहिए अगर वो लिवर की किसी डिजीज से सफर कर रहा है। तो हम जानते हैं लिवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। जो बाइल जूस होता है वो जो फूड का मीडियम है उसे एल्कलाइन बनाता है। पहले एसिडिक मीडियम होता है स्टमक में, फिर एल्कलाइन बनाने का काम किसका होता है, बाइल जूस का होता है, जो कि लिवर सिक्रीट करता है। ठीक है, तो अगर लिवर में प्रॉब्लम है, वो लिवर डिजीज से सफर कर रहा है, तो बाइल जूस नहीं होगा, तो इसलिए जो है एसिडिक से एल्कलाइन मीडियम में वो कन्वर्ट नहीं होगा एंड इस वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ज्यादा एसिडिक फूड नहीं खाना चाहिए। एंड फैटी फूड इसलिए नहीं खाना चाहिए बिकॉज बाइल साल्ट जो सिक्रीट करता है लिवर, वो बाइल साल्ट क्या करता है, वो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं इसे। ठीक है, तो बाइल साल्ट सिक्रीट नहीं होगा लिवर से, तो क्या होगा, जो फैट है उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा एंड वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फैटी एंड एसिडिक फूड को अवॉइड करना चाहिए, कंज्यूम नहीं करना चाहिए। सिंस द लिवर प्रोड्यूसेस बाइल which creates an alkaline medium for effective digestion, in absence of bile acidic food may cause more acidity and poor digestion. ठीक है, bile is responsible for fat digestion by converting large fat globules to smaller ones for inefficient digestion, in absence of which fats will not be properly digested. इस वजह से उसको ये अवॉइड करना चाहिए acidic and fatty foods। ये रीजन यहाँ पर हमने बता दिया दोनों का। Now let's see the next question. सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑक्सीजन मोस्टली इज कैरिड बाय अ पिगमेंट इन आवर ब्लड। ये हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, बिल्कुल सही बात है। वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो वो हमारी वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है ऑल थ्रू आउट द बॉडी थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ब्लड में डिसॉल्व होके। इसके दो रीजन दे रहे हैं दैट मेक द अबव स्टेटमेंट करेक्ट। तो आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड स्ट्रीम में ही क्यों मतलब डिसॉल्व होती है। कार्बन हीमोग्लोबिन पिगमेंट
पिगमेंट क्यों नहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, इसका रीजन बताना है, और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ही क्यों कैरी होता है ये भी आपको रीजन देना है 2 पॉइंट्स में। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। अब आप खुद बताओ ना, वाटर हो गया, ब्लड हो गया, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ज्यादा सॉल्युबल होती है एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजन, इसीलिए जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कैरी होती है बाय इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड, क्योंकि वो सॉल्युबल ज्यादा है ब्लड में, ठीक है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये हमारा रेड पिगमेंट है जो प्रेजेंट होता है आरबीसी में, हैज अ वेरी हाई एफिनिटी यानी कि जो बॉन्डिंग पावर है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बनता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है, यानी कि जो अगर हीमोग्लोबिन क्या करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड की, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है ऑक्सीजन भी है तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इट विल मेक बॉन्ड विद ऑक्सीजन, इसीलिए उसकी हाई एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ, हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इसीलिए हीमोग्लोबिन क्या है, इट इज कैरिड बाय अ पिगमेंट इन आवर ब्लड। ऑक्सीजन क्या है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के थ्रू ही कैरी होता है थ्रू आउट आवर बॉडी, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पर ये 2 पार्ट्स गिवन है, इंटरनल चॉइस गिवन है, कोई भी आप या ये कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो, ठीक है। तो ऊपर हमसे बोला है व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म टू यील्ड अ स्पेक्ट्रम। हम जानते हैं व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तो फिर वो स्पेक्ट्रम में अपने जो कंपोनेंट कलर्स है उसमें स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस हमसे पूछे ए एंड बी पार्ट में, द रे ऑफ विच कलर विल शो द मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन एंड विच वन विल शो द लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसका आंसर क्या है, रेड सबसे कम डेविएशन शो करेगी, रेड कलर की लाइट, एंड वॉयलेट कलर की लाइट सबसे ज्यादा डेविएशन शो करेगी, बिकॉज रेड सबसे कम बेंड करती है एंड वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड करती है। विबग्योर में वॉयलेट सबसे नीचे आता है एंड रेड सबसे ऊपर, सो इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन सबसे लीस्ट किसका होगा, रेड कलर की लाइट का, एंड मैक्सिमम किसका होगा, वॉयलेट, ठीक है। तो ए पार्ट का आंसर क्या है, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट कलर रे एंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर रे, ठीक है। देन दूसरा पार्ट है अ ब्लू कलर्ड रेज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द इमर्जेंट रे, जस्टिफाई योर आंसर। तो अगर हम ब्लू कलर की लाइट को प्रिज्म से पास कर रहे हैं तो जो इमर्जेंट रे है वो किस कलर की होगी, वो ब्लू कलर की होगी, बिकॉज ब्लू का जैसे व्हाइट कलर तो 7 कॉम्पोनेंट कलर से बनी होती है इसलिए वो स्प्लिट हो जाती है, लेकिन ब्लू कलर तो वही कॉम्पोनेंट है, उसमें और कोई दूसरी लाइट्स नहीं होती है, तो वो ब्लू कलर की ही इमर्जेंट रे होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, द आंसर विल बी द इमर्जेंट रे विल बी ब्लू इन कलर, सिंस ब्लू कलर कैन नॉट बी स्प्लिट एनी फर्दर, इट विल पास थ्रू द प्रिज्म एंड डिस्पर्स, ठीक है। तो उसकी डिस्पर्जन नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका पहला वाला पार्ट है। अब ऑप्शन में आपके पास है मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस, मायोपिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें जो है जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से पास हो जाता है, ठीक है, मतलब पास के ऑब्जेक्ट दिखते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते, ठीक है। ड्रॉ अ नीट रे डायग्राम टू डिपिक्ट इमेज करेक्शन फॉर अ मायोपिक आई यूजिंग अ सुटेबल लेंस। तो हमें इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका डायग्राम है, ये मायोपिक आई है, ठीक है, जो फार रखे ऑब्जेक्ट, दूर रखे ऑब्जेक्ट से जो पैरेलल लाइट की रेज आ रही है वो रेटिना पर कन्वर्ज नहीं हो रही, उससे पहले ही कन्वर्ज हो जा रही है, तो ये मायोपिक आई की कंडीशन है। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम कनकेव लेंस का यूज करते हैं। कनकेव लेंस क्या करता है, जो लाइट की रेज आ रही हैं उनको डाइवर्ज कर देता है, ताकि जो लेंस है वो रेज को रेटिना पर ही कन्वर्ज कर पाए उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ठीक है। तो कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। तो ये आपका पूरा डायग्राम है, ये एनसीईआरटी में गिवन भी है, हम पूरा अच्छे से इसको डिस्कस भी कर चुके हैं वीडियोस में, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो ये क्वेश्चन आपके आवर इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक फूड वेब दिख रहा है। फूड वेब क्या होता है, जिसमें बहुत सारी फूड चेन्स होते हैं, इंटरकनेक्टेड होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कितनी फूड चेन्स है। देखो पहली फूड चेन मुझे यहाँ पे दिख रही है ग्रास, फिर उसके बाद डियर, फिर स्नेक, फिर ईगल। अगला है ग्रास, माउस, स्नेक, ईगल, ठीक है, देख लो ना, ग्रास, माउस, स्नेक, ईगल, यहाँ पे एरो बनाई हुई है। थर्ड फूड चेन है ग्रास, माउस, ईगल। फोर्थ आपकी फूड चेन है ग्रास, ग्रास ऑफर, फ्रॉग एंड ईगल। तो ये 4 फूड चेन है इस पूरे फूड वेब में। अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, रीड करते हैं। पहला पार्ट है आइडेंटिफाई एंड राइट द फूड चेन। इस फूड वेब में ऐसी कौन सी फूड चेन है फ्रॉम द फूड वेब शोन इन विच द ईगल, जो ईगल सबसे ऊपर है, विल रिसीव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर। यानी कि जो प्रोड्यूसर है, जो ग्रास और ट्रीज हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो कौन सी फूड चेन में ईगल को मिलने वाली है। अब आप मुझे खुद बताओ यार कि ग्रास के पास मान लो, लेट कर लो 10,000 किलो जूल्स की एनर्जी। हम 10% लॉ जानते हैं कि अगला जो ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म होगा उसको पिछले ऑर्गेनिज्म की 10% एनर्जी मिलने वाली है। तो ग्रास के पास अगर 10,000 किलो जूल्स है, अब इस फूड चेन को देखें तो यहाँ पे डियर के पास कितनी आएगी, उसका 10%। 10,000 का 10% कितना होता है, 1000 होता है। फिर 1000, अब इस स्नेक ने इस डियर को खाया तो 1000 का 10% कितना हुआ, 100 हुआ, ठीक है, तो 100 किलो जूल्स। फिर स्नेक को ईगल ने खाया तो 100 का 10% कितना हुआ, 10 हुआ, तो 10 किलो जूल यहाँ पे ईगल के पास आई। अब आप यहाँ पे एक और फूड चेन देखो, ग्रास
माउस और ईगल वाली, यहाँ पे तीन ही ऑर्गेनिज्म है। देखो ग्रास के पास कितने 10,000 किलो जूल्स, फिर माउस के पास कितने आएगी 10% यानी कि 1000 किलो जूल्स, फिर माउस को ईगल ने खाया कितनी आई उसके पास 100 किलो जूल्स। तो इस फूड चेन से जा रहे थे तो 10 किलो जूल आई थी ईगल के पास, और जब हमने इस फूड चेन को देखा तो यहाँ पे ईगल के पास 100 किलो जूल्स की एनर्जी मिल रही है उसको, ठीक है। तो फूड चेन में जितने कम ट्रॉफिक लेवल होंगे, जितने कम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होंगे, उतनी ही ज्यादा यहाँ पे एनर्जी मिलने वाली है किसको, ईगल को, जो सबसे टॉप पर है फूड चेन के, ठीक है। तो ये विच यहाँ पे यही पूछा कि कौन सी फूड चेन है जिसमें ईगल, इन विच द ईगल विल रिसीव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द एनर्जी। तो यहाँ पे फूड चेन कौन सी होने वाली है, ग्रास, माउस एंड ईगल। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि बाकी में आप देखो ना चार ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे भी 4 ऑर्गेनिज्म है, ग्रास, ग्रासहॉपर, फ्रॉग एंड ईगल। यहाँ पे आप देखो जो कि सेकंड फूड चेन है, ग्रास, माउस, स्नेक, ईगल, इसमें भी 4 ऑर्गेनिज्म है। जो सबसे छोटी फूड चेन है दैट इज ग्रास, माउस एंड ईगल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ग्रास, माउस एंड ईगल। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं, बी पार्ट है, विच ऑर्गेनिज्म विल बी द मोस्ट अफेक्टेड व्हेन अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड। देखो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, डीडीटी हो गया, तो अगर वो सॉइल में डिसॉल्व हो जाए तो इसमें इस पूरे फूड वेब में कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा जो सबसे ज्यादा उससे इफेक्ट होगा, उसकी बॉडी को सबसे ज्यादा हार्म पहुंचेगा, ठीक है। उस ऑर्गेनिज्म का नाम आपको बताना है, एंड व्हाट इज द फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉल। तो यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि ये जो आपका हार्मफुल केमिकल है, जो हार्मफुल पेस्टिसाइड है, वो जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट हुआ है, उसका रीजन क्या है भाई, वो भी आपको बताना है। तो इसका आंसर है बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, कि जब आप ट्रॉफिक लेवल पे, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल से आगे बढ़ते जाते हो, तो जो हार्मफुल केमिकल है, जो हार्मफुल पेस्टिसाइड है, उसकी अमाउंट, उसकी मात्रा बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल पे आगे बढ़ते जाओगे, फूड चेन में आगे बढ़ते जाओगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रास, जो आपकी सॉइल है, ठीक है, सॉइल में आपको बताया कोई हार्मफुल पेस्टिसाइड है, मान लो डीडीटी है, ठीक है, 10,000 ppm यहाँ पे डीडीटी है। अब वो उस ग्रास को कोई माउस खाएगा, ठीक है। अब वो ग्रास तो बहुत सारी खाएगा ना, या आपका जो माउस या फिर आपकी जो डियर है वो बहुत सारी घास खाएगा, तो उसकी बॉडी में और ज्यादा डीडीटी बॉडी में उसका एक्यूमुलेट होगा। फिर उस डियर को स्नेक खाएगा, स्नेक भी कोई एक डियर को तो खाएगा नहीं, अपनी लाइफ में बहुत सारी डियर्स को खाएगा, तो उसकी बॉडी में फिर और ज्यादा डीडीटी की मात्रा बढ़ जाएगी, वो जो हार्मफुल पेस्टिसाइड है, कुछ भी हो सकता है। फिर उस स्नेक को ईगल खाएगा, बहुत सारे स्नेक्स को फिर ईगल खाएगा, तो ईगल की बॉडी में और ज्यादा केमिकल का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, कि जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जो आपका हार्मफुल केमिकल था उसकी मात्रा बॉडी में बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन, किसको इफेक्ट पड़ने पड़ा, किसकी बॉडी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ईगल की बॉडी पे पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे ऊपर है फूड चेन में, ठीक है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो हार्मफुल केमिकल है उसका एक्यूमुलेशन किसकी बॉडी में होगा, ईगल की बॉडी में होगा, एंड इस फेनोमेना का नाम है बायोमैग्निफिकेशन। तो इसमें 2 पार्ट से क्वेश्चन के, पहले का आंसर होगा ईगल विल बी द मोस्ट अफेक्टेड, और सेकंड कौन सा फेनोमेना है, बायोमैग्निफिकेशन। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स हमने अपना सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया, अब हम अपना सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑब्जर्व द 2 केमिकल इक्वेशंस। ये केमिकल इक्वेशन आपको गिवन है, एक्सप्लेन, अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हमसे, एक्सप्लेन हाउ अ बैलेंस्ड इक्वेशन कैन बी आइडेंटिफाइड, मतलब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसी होती है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें, ये आपको बताना है। एंड दूसरे पार्ट में पूछा है इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो कि बैलेंस नहीं है, एंड उसको बैलेंस करके लिखना है। तो देखो हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन कब बोलेंगे, जब नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के इक्वल होते हैं, रिएक्टेंट वाली साइड भी एंड प्रोडक्ट वाली साइड भी, ठीक है। सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी द सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड, तब वो जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होती है, ठीक है। अब कौन सी इक्वेशन इनमें से बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहली इक्वेशन में कैल्शियम 1 है, एंड यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, तो हाइड्रोजन 3 हो गए, NO3 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर NO3 2 है। तो यही से हमें देख के पता चल रहा है कि ये बैलेंस नहीं है, ये वाली इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करके हमें लिखना है। तो देखो कैल्शियम का तो 1 एटम है यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी, तो ये तो इक्वल है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड OH यहाँ पर 2 है, एंड यहाँ पर देन उसके बाद रिएक्शन के बाद NO3 विच इज 2, एंड यहाँ पर NO3 सिर्फ 1 ही है, तो हमें यहाँ पर NO3 रिएक्टेंट वाली साइड 2 चाहिए, तो इसके आगे हमने 2 लगा दिया, ठीक है। अब देखो इसके आगे हमने 2 लगा तो हाइड्रोजन भी अब 2 हो गया है ना, तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया, एंड इसके बाद यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन 2 है, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। एंड इस साइड देखो, इस साइड भी ये यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, पहले 2 हाइड्रोजन था, इसके आगे भी हमने क्या किया 2 लगा दिया, तब ये 4 हाइड्रोजन हुआ, ओके। तब जाके ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हुई, हमने 2 लगाया HNO3 के आगे एंड देन 2 लगाया H2O के आगे, तब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। आपको हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना है, ठीक है। तो ये आपका
पहला क्वेश्चन था ऑफ सेक्शन नंबर सी. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 28. द थर्मिट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग क्रैक्स इन रेलवे ट्रैक्स ऑन साइड. बिल्कुल सही बात है. ये अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर में पढ़ा था कि थर्मिट प्रोसेस में क्या होता है, थर्मिट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हम अपने एल्यूमिनियम का रिएक्शन फेरिक ऑक्साइड के साथ करवाते हैं या फिर आयरन ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, और उसमें जो हमारा आयरन बनता है वो मोल्टन फॉर्म में बनता है और बहुत सारी हीट इसमें रिलीज होती है. एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है. और इसीलिए इसका यूज किया जाता है किसमें, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए. जो ब्रोकन मशीन पार्ट्स हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए इस रिएक्शन का यूज होता है बिकॉज ऑफ द हीट रिलीज्ड इट. अब अगला इसके दो पार्ट्स है इस क्वेश्चन के. पहला पार्ट है राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. हमें वो रिएक्शन लिखना है टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट. बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिए, फिजिकल स्टेट भी आपको मेंशन करना है कि भाई एल्यूमिनियम है वो कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है, और आपका जो आयरन बना है वो मोल्टन स्टेट यानी कि लिक्विड स्टेट में बना है, बहुत सारी हीट रिलीज हुई है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बना है वो आपका सॉलिड स्टेट में बना है. स्टेट्स आपको मेंशन करने हैं जो फिजिकल स्टेट है, ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो, एल्यूमिनियम का रिएक्शन, एल्यूमिनियम सॉलिड में है, प्लस हमने इसका रिएक्शन करवाया फेरिक ऑक्साइड के साथ Fe2O3 सॉलिड, ये भी सॉलिड में है. क्या देगा ये आपको, आयरन देगा. आयरन क्या देगा, लिक्विड फॉर्म में देगा, मोल्टन फॉर्म में देगा, इसलिए यहाँ पे L लिखा है लिक्विड फॉर्म है. प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, प्लस यहाँ पे आप लिख देना प्लस हीट. बहुत सारी हीट इस रिएक्शन में रिलीज होती है, इस जिस वजह से जो आयरन है ये मोल्टन फॉर्म में यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है. अब इसका सेकंड पार्ट है व्हाट इंफॉर्मेशन इन द केमिकल इक्वेशन इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, इसमें बहुत सारी हीट रिलीज हुई है. ये आप कैसे बता सकते हो, आपके पास क्या इंडिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आयरन बना है वो लिक्विड फॉर्म में है, वो मोल्टन फॉर्म में फॉर्म हुआ है. इसका मतलब है आप देखते हैं आयरन तो इतना मतलब स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, लोहा हम इसे कहते हैं, तो ये आयरन लिक्विड फॉर्म में, इसका मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे हीट रिलीज हुई है कि आयरन भी मेल्ट हो गया, ठीक है. तो इसीलिए द आयरन फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन इज इन द मोल्टन स्टेट ड्यू टू द हीट जनरेटेड इन दिस रिएक्शन, ठीक है. तो ये भी आपका 1 मार्क्स का हो गया, पहला पार्ट भी आपका 2 मार्क्स हो गया क्योंकि इसमें आपका रिएक्शन भी लिखा है. अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो इस क्वेश्चन में भी हमें इंटरनल चॉइस मिली है, या तो हम ये वाला पार्ट कर सकते हैं या फिर ये वाला पार्ट कर सकते हैं. ओके, सो देयर इज इंटरनल चॉइस. तो सबसे पहले ये करते हैं. गिवन बिलो इज अ टेबल रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ऑफ 2 फ्लूइड्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी. तो यहाँ पर 2 फ्लूइड्स के बारे में बताया गया इस टेबल में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं. तो फ्लूइड ए की कैरेक्टरिस्टिक है ये कलरलेस है, इसमें ऑक्सीजन कम होता है एंड प्रोटीन कम होता है. जो फ्लूइड बी है ये कलर्ड होता है, इसमें ऑक्सीजन एंड प्रोटीन ज्यादा होता है. तो ये कौन से फ्लूइड है, तो अगर आपने लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा फ्लूइड ए क्या है, लिम्फ, एंड फ्लूइड बी क्या है, ब्लड, ठीक है. तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन हमसे पूछे ए बी सी. आइडेंटिफाई फ्लूइड ए एंड बी. तो फ्लूइड ए एंड बी क्या है, फ्लूइड ए इज लिम्फ एंड फ्लूइड बी इज ब्लड, ठीक है. दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड ए फ्रॉम इंटरसेल्युलर स्पेसेस टू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो फ्लो चार्ट की हेल्प से हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो फ्लूइड ए है मतलब लिम्फ का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है इंटरसेल्युलर स्पेसेस से हमारे मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में, कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको बताना है. तो देखो जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस है मतलब सेल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं उनसे जो लिम्फ है वो पहले लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाता है. मतलब वो कैपिलरीज जो कि लिम्फ के लिम्फेटिक कैपिलरीज जिनसे लिम्फ का ट्रांसपोर्ट होता है. ओके, लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाता है. देन उसके बाद लिम्फ वेसल्स में एंड उसके बाद जो लार्जर वेन्स हैं उनमें जाता है लिम्फ. तो ये ट्रांसपोर्टेशन रहता है लिम्फ का. लाइक दिस लिम्फ ट्रैवल्स फ्रॉम मूव्स फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेसेस टू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है. देन तीसरा क्वेश्चन है व्हाट रोल डज फ्लूइड ए प्ले इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस. तो यहाँ पर अब पूछा है कि लिम्फ का क्या रोल है ऑफ द डाइजेशन इन फूड इन ह्यूमंस, मतलब हमारे शरीर में जो खाने का डाइजेशन है उसमें लिम्फ का क्या रोल है. ओके, दैट यू हैव टू टेल. तो लिम्फ क्या करता है, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को इंटेस्टाइन में से ब्लड में लेकर जाता है. मतलब इंटेस्टाइन में जो भी हमारा डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट है उसको ब्लड में ले जाने का काम होता है लिम्फ का. ओके, तो लिम्फ कैरीज द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट. तो ये रोल है लिम्फ का इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस, ठीक है. तो ये तीनों क्वेश्चंस को हमने आंसर कर दिया एंड उस हिसाब से यहाँ पर मार्क्स भी ऊपर लिखे हैं कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे कितना आंसर करने पर, ठीक है. तो मार्किंग स्कीम का यही फायदा, आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है दैट हाउ मच यू हैव टू राइट. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा ऑप्शनल वाला है. इसके या तो आप वो कर सकते थे या फिर ये वाला, तो ये ऑप्शनल वाला भी कर लेते हैं. 2 मेजर फोर्सेज हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट, ठीक है. तो प्लांट में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है उसमें 2 मेजर फोर्सेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. फोर्स ए ड्राइविंग फोर्स है इन द मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग डे, ये डे के टाइम पे होती है. कौन सी फोर्स की यहाँ पर बात हो रही है, ट्रांसपिरेशन पुल, बिकॉज ट्रांसपिरेशन दिन में ही होता है ना, जो लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर होता है स्टोमेटा के थ्रू. तो इससे जो वाटर है वो ऊपर से एक सक्शन क्रिएट होता है जिससे जो वाटर है वो
ऊपर प्लांट में ट्रैवल करता रहता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो पहली जो हमारी ड्राइविंग फोर्स है दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल, एंड ये डे में ही होती है, दिन में होती है, ठीक है। जो फोर्स बी है ये इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट ड्यूरिंग नाइट, ये नाइट के टाइम पर हेल्प करती है। कौन से फोर्स की यहाँ पर बात हो रही है? रूट प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है, और ड्यूरिंग द डे व्हेन ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं, आइडेंटिफाई फोर्स ए एंड बी। तो फोर्स ए क्या है? ट्रांसपिरेशन पुल, एंड फोर्स बी क्या है? रूट प्रेशर। देन दूसरे पार्ट में हमसे पूछा डिस्क्राइब हाउ ईच ऑफ दीज फोर्सेस हेल्प। तो अभी इन दोनों फोर्सेस के बारे में हमें बताना है कि कैसे ये फोर्सेस हेल्प करती हैं इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ प्लांट। तो देखो ट्रांसपिरेशन पुल में क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो इवेपोरेशन है स्टोमाटा के थ्रू, इससे क्या होता है, एक सक्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे ट्रांसपिरेशन हो रहा है ऊपर से स्टोमाटा के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन होती जा रही है, तो ऐसे एक खाली स्पेस, एक सक्शन क्रिएट हो जाता है, एंड इस वजह से जो वाटर है वो रूट से ऊपर ट्रांसपोर्ट होता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन हो रही है वैसे वैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट ऊपर होता है। तो ये ट्रांसपिरेशन पुल है, ये सक्शन क्रिएट होता है, इस वजह से जो वाटर है दैट इज पुल्ड अपवर्ड्स फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट्स, ठीक है। देन रूट प्रेशर के बारे में बताना है। तो रूट प्रेशर क्या है? ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन है आयंस का बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल, मतलब सॉइल से जो रूट्स है वो एक्टिवली वाटर के आयंस को एब्जॉर्ब करती रहती है, ठीक है। एंड इससे जो वाटर है वो स्टेडीली रूट जाइलम से मूव करता है ऊपर प्लांट की बॉडी में, ठीक है, इनटू क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज पुश्ड अपवर्ड्स। तो ये दोनों फोर्सेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। दोनों को हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये ऑप्शनल वाला आपका क्वेश्चन था, ये भी हमने कर लिया। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सो ये आपकी लाइट वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h इज केप्ट एट पॉइंट P। तो एक पॉइंट P है, उस पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट हमने h लेट कर ली है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एज शोन बिलो। आपका कॉनकेव मिरर यहाँ पे हमें दिख रहा है। द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड इज h डैश। ये जो h हाइट का ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इमेज बनी है उसकी हाइट हमने लेट कर ली h डैश, ठीक है। इन द डायग्राम F इज द फोकस, F इज द फोकस, C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड P पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमसे दो क्वेश्चंस पूछे, वन बाय वन इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। सो पहला है, इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ मूव टू अ पॉइंट C, यानी कि अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट P पे रखा था, अगर हम इसे पॉइंट P से पॉइंट C पे ले जाएंगे तो will the height of the image now produced, यानी कि अब पॉइंट C पे जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा तो पॉइंट C पे फेस की जो इमेज बनी, जो इमेज अब बनी है, उसकी हाइट इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी थी उससे ज्यादा है, उसके इक्वल है या उसके कम है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में, और आपको रीजन भी इसका देना है। तो अगर आपको रे डायग्राम्स आते हैं कॉनकेव मिरर के तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो, मान लो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है पॉइंट P पे रखा था, इसको हम जैसे एक कलर से रिप्रेजेंट करते हैं तब हमें अच्छे से समझ आएगा। ये आपका, इसको मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होता है तो हमारी जो इमेज बनती है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है, यानी कि इनलार्ज इमेज बनती है, ठीक है, ऑन दी सेम साइड। तो यहाँ पे आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बनने वाली है इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। जब हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट P पे था तो ये मैंने आपको, ये इमेज आपकी बनने वाली है, इससे बड़ी बनेगी, ठीक है, इनलार्ज इमेज बनेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट P के जगह पॉइंट C पे रख दे, तो अगर ये ऑब्जेक्ट सेम हाइट है, यही ये आपकी h हाइट है, और यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, तो अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? हम जानते हैं कि भाई रे डायग्राम्स आपने पढ़े हैं ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, सेम साइज की इमेज बनती है। तो यहाँ पे इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसकी इमेज बन गई और बिल्कुल सेम साइज, सेम साइज नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो ये आप सेम साइज मान लो, सेम साइज की इमेज यहाँ पे बन गई है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि अब देखो, जब हमने इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपने ऑब्जेक्ट को रखा तो जो इमेज बनी है उसकी हाइट इसकी हाइट से कम है, ज्यादा है, क्या है? ये आपसे पूछा है कि ये हाइट क्या है, इस इमेज की कम है। तो यार दिख रहा है बिल्कुल कि भाई यहाँ पे इनलार्ज इमेज बनी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बिल्कुल सेम साइज की इमेज, हाइट की सेम इमेज बनी है। तो ये क्या है, ये छोटा होगा ऑब्वियसली, ग्रेटर, यहाँ पे क्या होगा, लेस देन आएगा इसका आंसर। तो आगे आप आंसर भी देखना हो, इसका रीजन क्या होगा, रीजन होगा कि यहाँ पे मैग्नीफाइड हुई है। जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को पॉइंट P पे रखा तो जो हमारी इमेज बनी वो मैग्नीफाइड इमेज बनी, जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज मैग्नीफाइड नहीं हुई, सेम साइज की इमेज बनी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हाइट क्या है, इससे कम है, लेस है, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया, रे डायग्राम पे बेस्ड था, कुछ भी इसमें अलग नहीं था।
अगला पार्ट देखते हैं, इसका आंसर देख भी लो फिर भी। द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो जो हाइट थी इमेज की दैट वाज लेस, वो लेस थी, कब, किससे लेस थी, देन द एक्स डैश, यानी कि जब हमने ऑब्जेक्ट को पॉइंट पी पे रखा था। पॉइंट पी पे रखने पे जो इमेज बनी थी वो बड़ी बनी थी एज कंपेयर टू द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बी पार्ट करते हैं, ठीक है, बी पार्ट रीड करेंगे। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड सी इज 10 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज प्रोड्यूस्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट पी एंड सी। तो देखो भाई, क्वेश्चन में बोला है कि ये जो आपको पूरा दिख रहा है मिरर में, यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, 20 यानी कि आपको -20 लेना ऑब्वियसली। तो ये आपका कितना है, ये है आपका -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे अगर फोकल है -20 तो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इसका डबल होगा, यानी कि -40 सेंटीमीटर होगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और आपको दी है, दैट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड सी इज 10 सेंटीमीटर। पी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि यार हमें बोला है कि जो दोनों पॉइंट पे इमेज बनी थी, एक बार तो जब हमने ऑब्जेक्ट को पॉइंट पी पे रखा जो हमारी इमेज बनी इन लार्ज इमेज, और जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को पॉइंट सी पे रखा तो उसकी इमेज बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी। तो यहाँ पे उनके बीच का जो इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी कि यहाँ पे आपकी एक इमेज बनी थी और यहाँ पे आपकी एक इमेज बनी थी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, बेसिकली ये आपसे पूछा है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे हम अपना मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं और अपना इमेज डिस्टेंस दोनों का निकाल के, दोनों ही केसेस का इमेज डिस्टेंस निकाल के उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। लेके अब आप मुझे बताओ कि भाई मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u। अब मेरे को v चाहिए, f मेरे पास है -20, u मेरे पास नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं कि यार ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ना पॉइंट p पे या फिर पॉइंट c पे, ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस, और यहां से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं। कैसे, मुझे चाहिए, देखो मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, ये चाहिए मुझे। ठीक है, अब ये मैं कैसे निकालूंगा, आप मुझे बताओ कि ये पूरा 40 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा, देखो ये पूरा ये 20 है तो ये भी 20 होगा ना, है ना, ये भी तो 20 ही होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, -20 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी -20, ये भी -20 है, तो ये बीच का इतना सा, ये कितना होगा, दिस विल बी 10 सेंटीमीटर ओनली। ठीक है, तभी तो 10 और ये भी 10 और ये 20 बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब ये भी 10 सेंटीमीटर और ये 20 है, तो अब मेरे को तो ये चाहिए ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये है पोल से लेके इस पी पॉइंट तक का ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो 10 + 20 कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर होगा। माइनस में लेना आपको ऑब्वियसली क्योंकि ये इसके लेफ्ट साइड है, तो -30 सेंटीमीटर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो u कितना होगा, u हो गया आपका -30 सेंटीमीटर। ये हमने इस इंफॉर्मेशन से निकाल लिया। अब जब हमने अपने, देखो ये होगा, इसको मैं रब कर देता हूं, यहाँ इतना मैंने रब कर दिया। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा, पॉइंट सी पे रखा, तो अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, तो ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, और ये कितना है, -40 सेंटीमीटर है। तो जब दूसरे केस में जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था -40 हो गया, तो पहले फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -30 और सेकेंड केस में है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -40 सेंटीमीटर। अब हम क्या लगाएंगे, अपना मिरर फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों का इमेज डिस्टेंस यानी कि v निकाल के उनके बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे कि भाई कितना हमारा दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब आप सोल्यूशन भी देख लो, और कुछ नहीं है इसमें। देखो, टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट p, तो दोनों केसेस में हम इमेज डिस्टेंस निकालने वाले हैं मिरर फॉर्मूला की हेल्प से। तो पहले केस में हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने कितना निकाला, -30, ये p पॉइंट से लेके पोल के बीच का -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमें दी हुई है -20 सेंटीमीटर। यूजिंग मिरर फॉर्मूला हमारा इमेज डिस्टेंस कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर आ गया जब आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब सेकंड केस की बात करते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने रखा तब इमेज डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, अब देखो जो फ्रेंड्स मतलब जल्दी करेंगे, मान लो उसमें उनको पता है कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, तो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस कितना होगा, -40 सेंटीमीटर होगा। लेकिन फिर भी आप निकाल के दिखा देना पूरा मिरर फॉर्मूला लगा के, और आपका आंसर आ जाएगा v2, आपका इमेज डिस्टेंस कितना होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। और अब क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा डिस्टेंस, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस प्रोड्यूस्ड, इन दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो एक है 40 सेंटीमीटर पे, एक है 60 सेंटीमीटर पे, बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 60 - 40 कर दो, 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। v2 - v1 आपको करना है, 60 - 40 विच इज 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका करेक्ट आंसर है फॉर पार्ट नंबर
बी। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा, दोनों केसेस में मिरर फॉर्मूला लगाया। मिरर फॉर्मूला के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए था, जो हमने इस इंफॉर्मेशन से निकाल लिया। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, ए एंड बी, एंड उनके भी हमें बीच में 1 2 3 पार्ट्स गिवन है। ठीक है, तो देखो ए पार्ट में हमसे बोला है अ लेंस फॉर्म अ ब्लड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन एज शोन बिलो। तो ये लेंस है एंड ये इस ऑब्जेक्ट की ब्लड इमेज फॉर्म करा है, मतलब क्लियर इमेज नहीं बन रही है इस स्क्रीन पर। ठीक है, तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, एंड देखो इमेज तो यहाँ पर बनेगी बिकॉज जो लाइट की रेज है वो यहाँ पर मीट कर रहे हैं, लेकिन स्क्रीन हमने यहाँ पर रखी है, तो फिर ऑब्वियसली जो इमेज है वो ब्लरी बनेगी बिकॉज स्क्रीन इतनी दूर रखी है। स्क्रीन यहाँ पर होनी चाहिए थी, तभी जो इमेज है वो क्लियर होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें सिचुएशन दे दी। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट चेंजेस कैन यू मेक टू द फॉलोइंग टू फॉर्म अ शार्प एंड इन फोकस इमेज ऑन द स्क्रीन। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में एंड फोकल लेंथ में, लेंस की फोकल लेंथ में एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में आप क्या चेंज लाओगे कि ये जो इमेज बन रही है ये शार्प बने, ब्लर ना बने। हम यहाँ पर स्क्रीन को आगे पीछे नहीं कर सकते, हमें या तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को चेंज करना है या फिर फोकल लेंथ में चेंज करना है। क्या हम चेंज करें जिस वजह से जो इमेज है वो हमें शार्प मिले एंड क्लियर इमेज बने। ठीक है, तो कैसे हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे रख दें तो फिर जो इमेज है वो भी पीछे शिफ्ट हो जाएगी एंड देन हमें क्लियर इमेज मिल जाएगी स्क्रीन पर, है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आएंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जब हम डिक्रीज करेंगे तब हमें शार्प इमेज मिलेगी। फोकल लेंथ का हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को इंक्रीज कर दें, अगर हम लेंस पतला ले लें तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एंड इस वजह से भी जो इमेज है वो पीछे शिफ्ट हो जाएगी एंड हमें क्लियर इमेज मिल जाएगी। तो फोकल लेंथ को हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे। तो आपके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का आंसर है डिक्रीज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तब हमें क्लियर इमेज मिल जाएगी, एंड इंक्रीज द फोकल लेंथ, देन वी विल गेट क्लियर इमेज। ठीक है, ये तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या है, सुनीताज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सजेस्ट हर टू यूज अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर टू करेक्ट हर विजन। ठीक है, तो सुनीता के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया कि वो एक लेंस को यूज करे जिसकी पावर है -2 डायोप्टर अपने विजन को करेक्ट करने के लिए। अब इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर करना है। व्हाट टाइप ऑफ लेंस शुड शी यूज, तो ये कौन से टाइप का लेंस है, ऑब्वियसली पावर माइनस में है तो कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। ठीक है, व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, अब पावर गिवन है, फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला का यूज करके। फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू I 1/P। ठीक है, 1/पावर एंड 1/-2 हो जाएगा बिकॉज -2 डायोप्टर पावर है, एंड हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी -0.5 मीटर। मीटर में आएगी फोकल लेंथ बिकॉज हमारी पावर डायोप्टर में। ठीक है, फोकल लेंथ हमें मिल गई। देन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, फाइंड द डिस्टेंस वेयर द इमेज इज प्रोड्यूस। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें बता दिया 10 सेंटीमीटर, हमने पावर से फोकल लेंथ तो निकाल ली थी, हमें यहाँ पर इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला एंड उसकी हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर हो गया, पावर की हेल्प से हमने अभी फोकल लेंथ निकाली थी -0.5 मीटर, लेकिन इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो ये -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है, वी निकालना है, तो लेंस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे एंड इमेज डिस्टेंस हमें मिल जाएगा -8.33 सेंटीमीटर। सिंपल था, बस हमें फॉर्मूला ही लगाना था। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें अब बस हमें सिंपल फॉर्मूला जो हमने पढ़े उन्हीं का यूज़ किया, लेकिन समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछा क्या जा रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो हम फ्रेंड्स हैं इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें क्लियर ही नहीं होता कि क्या पूछा जा रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 32 विच है सुनीता हैड टू रिप्लेस द इलेक्ट्रिकल प्लग ऑफ हर क्लोथ्स आयरन। क्लोथ्स आयरन यानी कि जो प्रेस आप करते हो कपड़ों को, उसी को हम आयरन कहते हैं। तो उसका इलेक्ट्रिकल जो प्लग है, जो स्विच में आप लगाते हो, उसको चेंज करने की जरूरत है, यहाँ पे पड़ी है। शी बॉट अ 3 पिन प्लग एज शोन बिलो। 2 पिन के प्लग्स भी होते हैं, 3 पिन के भी प्लग्स होते हैं, तो एक 3 पिन का एक प्लग है, यहाँ पे आप देख सकते हो। व्हेन शी रिमूव द ओल्ड प्लग शी सॉ दैट देयर वर 3 वायर्स कलर्ड रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। तो हम जानते हैं, हमने अपने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट वायर टॉपिक में पढ़ा था अच्छे से कि जो आपकी रेड वायर होती है दैट इज द लाइव वायर, ब्लैक वायर आपकी न्यूट्रल वायर होती है और ग्रीन वायर आपकी अर्थ वायर होती है। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, उसके बाद और पार्ट में भी 2 क्वेश्चन है, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला इसका क्वेश्चन है, टू विच पिन ऑन द प्लग शुड शी कनेक्ट द ग्रीन वायर। इन तीनों में से PQR में से कौन से प्लग में ग्रीन वायर को हमें कनेक्ट करना चाहिए, यानी कि जो अर्थ वायर है उससे कनेक्ट करना चाहिए। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका P यानी कि जो सबसे मोटी वाली पिन होती है ना, जो सबसे ऊपर होती है, उसमें आप अपनी अर्थ वायर को कनेक्ट करते हैं इन तीनों पिन में से। ठीक है, सो P विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है, टू विच पार्ट ऑफ द क्लॉथ आयरन यानी कि जो आपकी प्रेस है इज द ग्रीन वायर कनेक्टेड। सारे ग्रीन वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अब जो आपकी प्रेस है उसकी कौन से पार्ट को आपको ग्रीन वायर से कनेक्ट करना है।
तो उसका आंसर होगा मेटेलिक पार्ट। क्योंकि देखो मानो यार ग्रीन वायर का काम क्या होता है, अर्थ वायर का काम ही यही होता है कि अगर मान लो कुछ ज्यादा अमाउंट में करंट आ गया तो उस एक्स्ट्रा करंट को, लीकेज ऑफ करंट को अर्थ तक लेके जाना, ये ग्रीन वायर का काम होता है। तो अगर जो आपका मेटेलिक पार्ट है आयरन का, जो प्रेस का मेटेलिक पार्ट है, उसमें कोई भी लीकेज ऑफ करंट हो जाती है तो वहीं से जो एक्स्ट्रा करंट है उसे अर्थ तक लेके जाने का काम किसका होता है, ग्रीन वायर का होता है, अर्थ वायर का होता है। इसीलिए उसे किससे हम कनेक्ट करते हैं, इट इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द क्लॉथ आयरन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इसका, स्टेट द फंक्शन ऑफ द ग्रीन वायर। ये मैंने आपको बता दिया, ग्रीन वायर का काम ही यही होता है कि अगर कोई भी लीकेज हो जाए करंट की तो उसे अर्थ तक लेके जाना। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, इट प्रिवेंट्स सीवियर शॉक बाय प्रोवाइडिंग अ लो रेजिस्टेंस पाथ। लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है कि जिसमें से करंट सारा फ्लो हो सके। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जो करंट है उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अब उस करंट को हमें अर्थ तक लेके जाना है तो उसे एक लो रेजिस्टेंस ये पाथ प्रोवाइड करती है हमारी ग्रीन वायर। ठीक है, फॉर एनी लीकेज ऑफ करंट ड्यू टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द आयरन। ठीक है, आयरन कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो सकता है एंड ये इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके और पार्ट में भी दो क्वेश्चंस हैं। पहला है डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन विच ऑफ द थ्री कलर वायर्स विल रिजल्ट इन अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ही यही है कि जब आपकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ जाती है तो शॉर्ट सर्किट होता है। इसमें होता क्या है कि जो करंट है उसे एक लो रेजिस्टेंस पाथ मिल जाता है जिससे करंट की अमाउंट इनफाइनाइटली बढ़ जाती है, यानी कि कोई एक लो रेजिस्टेंस पाथ मिल गया है तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है और बहुत ज्यादा अमाउंट में जो आपका करंट है वो कंसिडरेबली अमाउंट में इंक्रीज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट किन वायर्स के बीच में होता है, रेड वायर और ब्लैक वायर। या अब यहाँ पे कलर पूछा था आपको, रेड एंड ब्लैक वायर लिखना है। ठीक है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर मत लिखना। अगला बी पार्ट है, क्वेश्चन क्या है, स्टेट व्हाट हैपेंस टू द करंट इन द सर्किट इन केस ऑफ अ शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट को क्या होता है, करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, करंट जो अमाउंट है करंट की दैट इंक्रीजेस इन अ वेरी सब्सटेंशियल मैनर, कि बहुत ज्यादा यहाँ पे करंट बढ़ जाता है। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द करंट। करंट क्यों बढ़ा, क्योंकि इसको एक लो रेजिस्टेंस पाथ मिल गया, जो वायर है उसको एक लो रेजिस्टेंस पाथ मिल गया जिसमें से अब ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, लगभग जीरो रेजिस्टेंस हो जाती है इस केस में। रीजन है द रेजिस्टेंस इन द सर्किट डिक्रीज। कब होता है ये, जब आपकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ जाती हैं। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, इनको हमें आंसर करना है। ओजोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रेटोस्फीयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। ओजोन फॉर्मेशन की यहाँ पर बात हो रही है इस क्वेश्चन में, आवर एनवायरनमेंट चैप्टर से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले पार्ट में पूछा है एक्सप्लेन हाउ द एनर्जी ऑफ सन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। तो सन से जो एनर्जी आती है वो कैसे हेल्प करती है ओजोन की फॉर्मेशन में। तो देखो हम जानते हैं सन से जो रेज आती हैं, जो यूवी रेडिएशंस आती हैं, वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करती हैं, O2 के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देती है फ्री ऑक्सीजन में। ठीक है, अब वो जो फ्री ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाके कंबाइन होकर ओजोन का मॉलिक्यूल बना लेता है। हम ये फॉर्मेशन पूरा अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, लिखा हुआ है हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन फ्रॉम सन ब्रेक्स अपार्ट सम ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन। अब वो जो फ्री ऑक्सीजन है वो कंबाइन हो जाती है रिमेनिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए, ओजोन की फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ओजोन फॉर्मेशन हो जाती है फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम सन। तो ऐसे ओजोन की फॉर्मेशन होती है। दूसरे पार्ट में पूछा है व्हाई इज ओजोन फॉर्मेशन एट ग्राउंड लेवल कंसिडर्ड एज अ पॉल्यूटेंट। तो देखो ओजोन की फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल पर काफी जहरीली है, डेडली है, पॉल्यूटेंट की तरह उसको कंसिडर किया जाता है। क्यों? बिकॉज ओजोन इज डेडली टू ह्यूमंस एट लोअर लेवल्स, इट इज डेडली टू अस। वो हमारे लिए जहरीली, हमारे लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इसलिए अगर वो अपर लेवल पे रहे एटमोस्फियर की तब वो एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करती है, लेकिन ज्यादा वो एटमोस्फियर के लोअर लेवल्स पर होगी तो फिर वो हमारे लिए डेडली है, हमारे लिए नुकसानदायक है। ओके, तो ये इसका आंसर है। देन अगला पार्ट है स्टेट एनी 2 हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो अगर ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती है तो हमारी हेल्थ पर इसका क्या हेल्थ कॉन्सिक्वेंस होगा। 2 ऐसे हमें हेल्थ कॉन्सिक्वेंस बताने। तो ऑब्वियसली अगर ओजोन लेयर की डिप्लीशन होगी तो यूवी रेडिएशंस डायरेक्टली एंटर करेंगे, स्किन कैंसर हो सकता है, हमारी आई को नुकसान हो सकता है। ओके, सो स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, ये कुछ ऐसे हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो हो सकते हैं ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट्स को हमने आंसर कर दिया। वेरी वेरी इजी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेक्शन नंबर डी विच इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 34 टू क्वेश्चन नंबर 36। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 34 है प्रसाद एज अ सैचुरेटेड। अब ये है आपका कौन से चैप्टर में से, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से है। प्रसाद के पास एक सैचुरेटेड एल्कोहल है। एल्कोहल आपको पता है क्लास ऑफ कंपाउंड है, इसमें कौन सा हम सफिक्स लगाते हैं, OL लगाते हैं। एक्स है, नाम नहीं बताया, क्या फॉर्मूला है वो नहीं बताया। ऑफ केमिकल, अच्छा केमिकल फॉर्मूला
फॉर्मूला बता दिया है C4H9OH, ठीक है। इसके क्वेश्चन रीड करते हैं। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ मेंबर Y, कोई मेंबर Y है उसका केमिकल फॉर्मूला बताओ दैट कम्स 2 प्लेसेस आफ्टर द X इन द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, हमें एक पहचान है होमोलोगस सीरीज की, ये जो कंपाउंड होते हैं, सक्सेसिव कंपाउंड्स होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, ठीक है, CH2 यूनिट। तो यहाँ पे अब दो आपको क्या बताएं, 2 प्लेसेस आफ्टर, तो यानी कि इसके 2 प्लेसेस बाद कौन सा यहाँ पे मेंबर है, कौन सा कंपाउंड है जो आता है सेम होमोलोगस सीरीज में। एंड स्टेट बाय हाउ मच विल इट मॉलिक्यूलर मास डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द X। बहुत ही प्रैक्टिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, है मतलब सॉल्व करने वाले से हम देखो C4H9OH है, इसमें 2 प्लेसेस बाद, तो यहाँ पे CH2 और CH2 2 बार आपको ऐड करना पड़ेगा, CH2 प्लस CH2 कर दो, C2H4 आ गया, तो इसमें C2H4 ऐड करो, C2 ये पहले 4 था, इसमें 2 कार्बन ऐड कर दिए तो C2 ये कितना हो गया, C6 हो गया, और इसमें H9 था, इसमें 4 मुझे हाइड्रोजन ऐड करने, तो 9 प्लस 4 कितना होता है, 13 होता है, तो C6H13OH इसका आंसर होगा, जो 2 प्लेसेस बाद आएगा होमोलोगस सीरीज में, ठीक है। क्योंकि एक में देखो आप 2 कंपाउंड है, उनके बीच का डिफरेंस CH2 है, अब एक कंपाउंड X है जो हमने लेट किया है, ये वाला C4H9OH, उसके 2 प्लेसेस बाद आ रहे हैं, तो CH2 दोनों को ऐड करो, C2H4, और इसमें हमने C2H4 ऐड करा, हमारा अगला कंपाउंड क्या आ गया, C6H13, और यही आंसर होगा C6H13OH, ये आपका कंपाउंड Y है। अब यहाँ पे इसी ए पार्ट का एक और पार्ट है, इसमें बोला है कि कितना मॉलिक्यूलर मास का यहाँ पे डिफरेंस है। देखो हाउ मच विल इट मॉलिक्यूलर मास डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द X। X है ये है आपका X C4H9OH, और Y है आपका C6H13OH। कितना मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है, अब देखो ना C2H4 इसमें हमने ऐड कर रहा, इसमें हमने C2H4 ऐड किया, तो C2H4 का कितना मास है, C2 एक कार्बन मॉलिक्यूल का कितना मास होगा, इट विल बी 12U। अब 2 है तो 12U प्लस 12U कितना हो गया, 24U हो गया। सो हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 4 एटम्स है, एक का कितना होता है, 1U होता है, सो कितना हो गया 24U प्लस 4U कितना हो गया, 28U का यहाँ पे एटॉमिक मास हो गया टोटल, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास 28U इज द आंसर। अब फ्रेंड्स देखते हैं हमारा बी पार्ट। सो फ्रेंड्स बी पार्ट है हाउ डू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ X कंपेयर विद दोज ऑफ Y, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, हम जानते हैं कि ये दोनों ही जो हमारे कंपाउंड X और Y दोनों ही सेम क्लास ऑफ कंपाउंड से बिलोंग करते हैं, जो कि है एल्कोहल। आप देखो ना X क्या है, C4H9OH है, यहाँ पे भी OH है, यानी कि एल्कोहल क्लास ऑफ कंपाउंड है, और जो हमारा Y है कंपाउंड दैट इज C6H13OH, इसमें भी OH लगा हुआ है लास्ट में, यानी कि ये भी सेम फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। क्लास ऑफ कंपाउंड क्या है, सेम है, एल्कोहल है, यानी कि दोनों की ही केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने वाली है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ X एंड Y विल बी सिमिलर, सेम होंगी। बोथ X एंड Y आर हैव एन एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप व्हिच इज OH व्हिच डिटरमाइंस देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फ्रेंड्स देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट, आ जाओ। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट Z फॉर्म्ड बाय हीटिंग Y। अब यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट आ गया Z। अब ये कैसे बनता है कि जब हम प्रोडक्ट Y को हीट करते हैं, प्रोडक्ट Y क्या है हमारा, C6H13OH, यानी कि एक एल्कोहल है, और यहाँ पे कंडीशन है जिससे आपको याद आएगा किसकी बात कर रहा हूं मैं, विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। हम जानते हैं कि हम अपने एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग देम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो वैसे जैसे कि इथेनॉल को आप पोटेशियम डाइक्रोमेट की हीट करोगे 443 केल्विन पे, तो क्या बनेगा, अपना इथेनोइक एसिड बनेगा, एसिड यहाँ पे फॉर्म होने वाला है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आपके उसमें एल्कोहल में ऑक्सीजन ऐड कर देता है और उसे एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट Y क्या है, ये एक एल्कोहल है, ठीक है, OH लगा हुआ है C6H13OH। इसको जब आप हीट करोगे इन द कौन से टेम्परेचर 443 केल्विन पे, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो क्या बनेगा, एक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक क्लास ऑफ कंपाउंड से बिलोंग करता हुआ एक एसिड बनेगा, जिसका नाम है, जिसका मतलब फॉर्मूला क्या है, इट इज C6C5H11COOH। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये देखो C5H11 का क्या मतलब है, ये था C6H13, यहाँ पे जो आपका लास्ट का जो कार्बन का एटम था उसकी जगह वहां पे जहाँ OH लगा हुआ था उसके साथ OH को हटा के आपने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। आप देख रहे हो OH था, यहाँ पे डबल OH आ गया, तो ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है। क्यों, क्योंकि जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये एक एसिड बन चुका है एंड दिस इज द केमिकल फॉर्मूला। इसका नाम क्या है, देखो ये क्या था आपका, ये था आपका हेक्सेनॉल, ठीक है। हेक्सेन था, 6 कार्बन का एटम है, OH लगा हुआ है यानी कि OL लगेगा, हेक्सेनॉल था, और ये आपने इसको कन्वर्ट किस में कर दिया, हेक्सेनोइक एसिड में कर दिया कन्वर्ट, ठीक है। कैसे, कंडीशन क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में आपने इसे हीट किया, ओके। अब फ्रेंड्स देखते हैं हमारा और वाला पार्ट। तो ये हो गया हमारा, कुछ बचा नहीं, यहाँ पे एक चीज रह गई है, इसका एक और सेकंड पार्ट था, राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इन द होमोलोगस सीरीज दैट Z बिलोंग्स टू।
देखो जो आपका Z है ये, इसका आपको जनरल फॉर्मूला बनानी है, एनसीईआरटी में नहीं लेकिन आप बना सकते हो। आप देख सकते हो भाई C5 है, ये H11 है, तो अगर मैं 5 को n मान लूं तो ये 11 कैसे आएगा, 2n+1, 5 2 10, 10+1 is 11, तो CnH2n+1 दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड Z, ठीक है। और यहाँ पे इसी का एक दूसरा फॉर्मूला है CN2n+O2। इसका क्या मतलब है, अगर देखो ये C5 है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर लूँ तो C6 हो जाएगा, ये H11 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो ये H12 हो गया, C6H12, और ये 2 ऑक्सीजन है। तो आप देखो ना CN C6 है, H12 है, तो N और 2N इसको मान लिया, और ऑक्सीजन कितने 2 है तो O2 मान लिया। तो ये दूसरा फॉर्मूला, आप कोई एक भी लिख दोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये जो फॉर्मूला बनाया है, ये जनरल फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। किसी भी अगर आप कार्बन कंपाउंड का फॉर्मूला देख लेते हो उसी टाइम आप उसका जनरल फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। अब ये और पार्ट का यहाँ पे क्वेश्चन है, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन P हैज द केमिकल फॉर्मूला C4H6, ठीक है। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। पहला है राइट 2 पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्मूले फॉर हाइड्रोकार्बन P। सो फ्रेंड्स हमें इस हाइड्रोकार्बन P के आइसोमर्स बताने, बेसिकली 2 पॉसिबल आइसोमर्स बताने। अब यहाँ पे मैं 4 आइसोमर दिए हुए हैं जितने भी पॉसिबल हैं। अब इनमें से अगर आप कोई 2 भी लिख दोगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मार्क ईच फॉर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। 4 आपके पॉसिबल आइसोमर है इस हाइड्रोकार्बन P के। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो हाइड्रोकार्बन P क्या है, इट इज C4H6। तो यहाँ पे आप 4 कार्बन के एटम बनाओगे। अब यहाँ पे आप अलग अलग पॉसिबिलिटी, आप एक बार ट्रिपल बॉन्ड बना दो, एक बार आप 2 बार डबल बॉन्ड बना सकते हो। देखो यहाँ पे एक बार दिया भी हो आपका, एक बार आप यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हो और एक बार आप क्या कर सकते हो 2 बार डबल बॉन्ड बना दो। अब आपने शुरू में 2 डबल बॉन्ड बनाए थे, आप एक बार डबल बॉन्ड बनाओ, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज आप बना सकते हो, जो सा आपको इजी लगे आप वो आइसोमर ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे 2 आइसोमर्स बोलने हैं तो इनमें से आप कोई 2 लिख सकते हो, ठीक है। अब अगला पार्ट है इसका, बी पार्ट रीड करते हैं। क्या क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन कंडीशन टू कन्वर्ट 1 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल को कन्वर्ट करें, इसका फॉर्मूला दे दिया है, 2 हाइड्रोकार्बन P। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था अपने टॉपिक में कार्बोनेट कंपाउंड्स का, जो हमारा इथेनॉल वाला टॉपिक था, कि हम इथेनॉल यानी कि एल्कोहल, बेसिकली एल्कोहल को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग इट इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। अब यहाँ पे देखो इथेनॉल की जगह ब्यूटेनॉल दे दिया, है तो एल्कोहल ही ना, ब्यूटेनॉल है तो एल्कोहल ही, तो यहाँ पे इथेनॉल और ब्यूटेनॉल हो, आप इसको जब आप हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, तो आप इसे अनसैचुरेटेड जैसे कि आपको इसमें कन्वर्ट करना है हाइड्रोकार्बन P में, और ये क्या, ये अनसैचुरेटेड है ना, अनसैचुरेटेड यानी क्या, तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्या कंडीशन है कि एक हॉट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, इसका आंसर आप देख सकते हो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 हीट करना है आपको, एंड ये आपका आंसर होगा। अब इसका लास्ट पार्ट है C, राइट दी जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला को बनाना आना चाहिए, बस फॉर्मूला देख लो ऑफ दी होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन P। तो ये हाइड्रोकार्बन P है, इसका अगर जनरल फॉर्मूला मुझे बनाना हो, ये n मालूम है 4 है n, ये 6 है, तो कैसे 4 2 8, 8 - 2 6 आएगा, तो 2n - 2 लो बन गया फॉर्मूला आपका CN2n - 2, यही आपका आंसर भी है। तो बहुत जल्दी आप बना सकते हो। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास इंटरनल चॉइस है, या तो आप ये 3 क्वेश्चन कर सकते हो या फिर ये 3। ओके, सो अ वेरिएशन इन DNA इज बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम, एक्सप्लेन। तो DNA में वेरिएशन जो आता है वो बेनिफिशियल है स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखो वेरिएशन अलॉज डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। वेरिएशन मतलब जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उससे डाइवर्सिटी आती है ऑर्गेनिजम्स में, एंड ये सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एनवायरमेंट में कोई ड्रास्टिक चेंज आ गया है, फिर ऑर्गेनिज्म में कोई ऐसा एकदम से चेंज आ गया, सो इसमें इस जो वेरिएशंस होंगे, जिन स्पीशीज में या जिन ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस होंगे, वो उनके ज्यादा चांसेस हैं कि वो सर्वाइव कर पाएंगे, उनके सर्वाइवल के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। सो इन केस ऑफ ड्रास्टिक ऑल्ट्रेशन of niches, a population with variation is most likely to have some surviving members to ensure continuity of species, ठीक है, इसलिए वेरिएशन हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है। देन एक्सप्लेन एन इंस्टेंस वेयर रिप्रोडक्शन वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव टू द सस्टेनेंस ऑफ स्पीशीज। मतलब हमें एक ऐसा इंस्टेंस, एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जिसमें जो रिप्रोडक्शन है वो इतनी हेल्पफुल, मतलब हेल्पफुल नहीं रहेगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहेंगे सस्टेनेंस ऑफ स्पीशीज में, ठीक है। तो एक टाइप से आपको डिसएडवांटेज बताना है। तो अ हायर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन वुड लीड
लीड टू अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑब्वियसली अगर रिप्रोडक्शन का रेट बढ़ जाता है तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन की ग्रोथ हो जाएगी, अनचेक्ड पॉपुलेशन की ग्रोथ हो जाएगी, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, विच इज नॉट नेसेसरी। इससे क्या होगा, इससे जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो कंजप्शन है वो बढ़ जाएगी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, ऑब्वियसली लीडिंग टू कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज। सभी अपनी नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे एंड सब्सिक्वेंट लोअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, नीड्स पूरी नहीं हो पाएंगी तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी लोअर हो जाएगा। ओके, तो इस वजह से ये एक टाइप से रिप्रोडक्शन का ये काउंटर प्रोडक्टिव, मतलब उसका एक कॉन्सिक्वेंस हो गया, ठीक है, अगर ज्यादा रिप्रोडक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाता है तो, ठीक है। Then third part is what is the sequence of events that take place in human reproduction when an egg is not fertilized। तो जब एक एग फर्टिलाइज नहीं होता तो फिर क्या इवेंट्स होते हैं, तो उसका सीक्वेंस हमें बताना है। तो देखो, जो एग है वो एक दिन के लिए सर्वाइव करता है यूट्रस में इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो फिर जो एग है वो यूट्रस से एंड यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसके साथ वो बाहर आता है वेजाइना के थ्रू, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल विच हैपेंस एवरी मंथ इन द फीमेल बॉडी। ओके, एंड ये हम पूरा अच्छे से पढ़ भी चुके हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हमने 3 कर लिए। अब ऑप्शनल में हमारे पास ये है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। एक फ्लावरिंग प्लांट में सीड की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो आते हैं स्टिग्मा पर एंड देन उनकी पॉलन ट्यूब बनती है, ठीक है। द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द स्टेमन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा एंड फिर जो पॉलन ट्यूब है वो जर्मिनेट होती है एंड स्टाइल में पेनिट्रेट्स द स्टाइल टू रीच द ओवरी। ओवरी में पहुंचने के लिए वो पेनिट्रेट करती है, बिकॉज ओवरी में ही फीमेल गैमेट्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स हमारे मेल गैमेट्स हैं, ठीक है। देन मेल जर्म सेल एंड फीमेल जर्म सेल कंबाइन टू फॉर्म द जाइगोट। फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट फिर डिवाइड होता है, उसमें रैपिड डिवीजन होती है एंड तब जाके एम्ब्रॉय बनता है ओव्यूल के अंदर, एंड फिर जो ओव्यूल है उसके ऊपर एक सीड कोट आता है एंड देन बाद में वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो है सीड की फॉर्मेशन होती है फ्लावरिंग प्लांट में। दूसरा क्वेश्चन है, सजेस्ट एनी 2 रीजंस व्हाई चाइल्ड मैरिजेस आर अ हजार्ड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन। तो 2 रीजंस हमें बताने कि 2 रीजंस कि क्यों जो चाइल्ड मैरिजेस हैं वो वुमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए एक टाइप से बुरी चीज है, उसके लिए एक हजार्ड है। देखो, जब चाइल्ड मैरिज होती है तो उस एज तक जो वुमेन है वो एक सेक्सुअल मेच्योरिटी की नहीं पहुंचती, उसकी जो बॉडी है वो फुली सेक्सुअली प्रिपेयर्ड नहीं होती है एंड व्हेन teenage pregnancy also there are many consequences on the female body। फीमेल की बॉडी पर काफ़ी consequences पड़ते हैं, काफ़ी बुरा असर होता है, उसकी मेंटल हेल्थ पर, इमोशनल हेल्थ पर भी इसका काफ़ी बुरा असर पड़ता है। इसलिए चाइल्ड मैरिजेस वुमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए काफ़ी हजार्डस है, बिकॉज उस टाइम तक वो फुली सेक्सुअली मैच्योर नहीं होती है। ओके, एंड उसकी बॉडी पर भी काफ़ी ड्रास्टिक इफेक्ट्स पड़ते हैं। ओके, यू कैन सी द आंसर ऑन द स्क्रीन। Okay, then third question है, give any 3 advantages of using a mechanical barrier over other contraceptive measures to avoid pregnancy। तो हमें मैकेनिकल बैरियर के 3 एडवांटेजेस बताने हैं ओवर अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स, मतलब और दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स हमें क्यों यूज नहीं करने चाहिए, जो मैकेनिकल बैरियर है उसके ऐसे क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, ये हमें बताना है फॉर अवॉइडिंग प्रेगनेंसी। तो देखो, जैसे मैकेनिकल बैरियर और दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स से बेस्ट हैं, बिकॉज देखो और दूसरे जो मेथड्स हैं, जैसे कि मान लो जो हार्मोनल पिल्स होती हैं, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, उससे जो हार्मोनल बैलेंस है बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है, तो वो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, ठीक है। जो सर्जिकल मेथड्स हैं उनके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, अगर सर्जरी सही तरीके से नहीं हुई है तो फिर उसमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। जो कॉपर टी होता है उसको यूट्रस में लगाया जाता है, तो इससे जो यूट्रस की जो वॉल है, यूट्रिन वॉल्स हैं, उनमें इरिटेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये और दूसरे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स हैं इनमें काफी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसलिए मैकेनिकल बैरियर इज द बेस्ट फॉर अवॉइडिंग प्रेगनेंसी। तो ये इसके 3 एडवांटेजेस हमने बता दिए। ओके, तो तीनों पार्ट्स का ये आंसर है, यू कैन सी द आंसर ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो यहाँ पे अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये आप जो पढ़ोगे क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा यार ये एनसीईआरटी में तो था ही नहीं, कहाँ से आ गया क्वेश्चन। आपको ना बहुत सारे तो ऐसे कंसेप्ट है जो आपको इस चैप्टर में नहीं, लेकिन पुराने आपने क्लास 9 में जो पढ़ा था, वेक्टर क्वांटिटीज का आपने पढ़ा था, उससे आपको रिलेट करके आंसर करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट जब स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे इन क्वेश्चन को। तो देखो रीड करते हैं, पी एंड क्यू रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट वायर कैरी इक्वल करंट यानी कि इक्वल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली है इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन आउटवर्ड्स। ये जो स्क्रीन है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मार्क नहीं है, वो हमें करना पड़ेगा। K इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग P एंड Q। तो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, K क्या है, इन दोनों का बीच का मिड पॉइंट है, ठीक है।
अब द इमेज शोज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस तो हमें यहाँ पे दिख रही हैं, लेकिन बट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट, वहां की भाई डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, वो हमें नहीं पता, ठीक है। सो पहला पार्ट यही है, ड्रॉ द अबव इमेज एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये तो एक तो सबसे पहले आपको इसका जब आंसर करोगे तो सबसे पहले तो सेम इसको ड्रॉ कर देना, यू का यू ड्रॉ कर देना पेपर पे पेंसिल से, और उसके बाद अब आपको डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन कैसे बताओगे मैग्नेटिक फील्ड की, कौन सा रूल यूज करोगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे। यहाँ पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है करंट की डायरेक्शन, तो थंब क्या होता है, थंब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, और फिर से अगर मैं रोल करूं तो डायरेक्शन क्या आ रही है, ये आ रही है ना, देखो ये करंट की डायरेक्शन है ऐसे, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे डायरेक्शन होने वाली है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, एरो से आपको मार्क कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आपका करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको पूरा इस पे भी आप मार्क कर देना ऐसे, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉक कैसे मूव करता है, ऐसे टिक टिक करके ऐसे चलता है, ऐसे देखो है ना क्लॉकवाइज, लेकिन ये तो ऐसे करंट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, राइट हैंड अपना लगाओ, ठीक है, और फिर कर्ल करो फिंगर्स को, देखो ऐसे, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है, इसमें भी आप वही अपना ड्रॉ कर देना है एरोस को ऐसे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे एरोस को ड्रॉ कर देना है, बस सेम है दोनों का, और बस ये आपका भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे आपको ये, तो ये है पहले पार्ट का आंसर। अब दूसरा पार्ट रीड करते हैं, दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। इफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड, हाउ विल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड P एंड Q चेंज। क्या बोला कि अगर ये जो वायर्स हैं इसमें अगर हम करंट, ये जो वायर थी जिसमें करंट पास हो रहा है उसको हम इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो और ज्यादा क्लोज हो जाएंगी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे गिवन एरिया में, एक गिवन प्लेन एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है वो और ज्यादा आपस में क्लोज हो जाएंगी अगर हम करंट को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि करंट इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपस में, ठीक है। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। दूसरे पार्ट में द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड P एंड Q विल इंक्रीज, तो यही इसका आंसर होगा। दूसरे पार्ट में यही पूछा था कि अगर हम करंट को इंक्रीज कर देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है P और Q पॉइंट के अराउंड वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इंक्रीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे डायग्राम के थ्रू, तो यहाँ पे जो अपनी लाइंस है वो और पास हो गई और डेंस हो गई हैं। अब देख लो फर्क क्या है, यहाँ पे 1 2 3 लाइंस थी, यहाँ पे कितनी लाइंस है 1 2 3, कितनी डेंस हो गई लाइंस, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो गई है और ज्यादा करंट यहाँ पे वायर में से पास हो रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। अब अगला देखते हैं सी पार्ट। इफ B इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट K ड्यू टू द करंट इन वायर P, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P एंड Q एट द मिड पॉइंट K, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। यानी कि अगर B हम मान ले, लेट कर ले, इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट K ड्यू टू द करंट इन वायर P, यानी कि देखो जो आपकी वायर P है, यहाँ पे देखते हैं वायर P है, इस वायर P की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड K पॉइंट पे है उसको हमने B लेट कर लिया, ठीक है। अब व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P एंड Q, P और Q के वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है पॉइंट K पे, ये हमें रीजन के साथ बताना है। तो यहाँ पे आप देखो ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट K पे लग रही है ये इस डायरेक्शन में है और इसको हमने B लेट कर लिया, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन इस पे लग रही होगी, देखो। तो ये देखो ऐसे अगर आप और लाइंस को ड्रॉ कर लोगे तो जो पॉइंट K है, पॉइंट K पे यहाँ पे क्या हो रही है, इसी डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में लग रही है। अब ये इसको भी आप ड्रॉ कर लो, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो, पॉइंट K पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है ना, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस पॉइंट P की वजह से K पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है और इस पॉइंट Q की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और जो मैग्नीट्यूड है दोनों का वो क्या है, सेम है, क्योंकि करंट सेम है ना, तो दोनों के बीच का यहाँ पे ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है पॉइंट P की वजह से, पॉइंट Q की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है तो कैंसल हो जाएगा और जो आपका K पॉइंट है उस पे 0 यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है। इफ B इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट K एंड दी, अब इस पे भी Q पे भी क्या होगी, B ही होगी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब K पॉइंट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, 0 यहाँ पे रहेगा, इसका आंसर 0.5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट नंबर डी है। इफ B इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट K ड्यू टू द करंट इन वायर P एंड द करंट इन वायर Q इज रिवर्स्ड। अब क्या बोला, अभी देखो हमने क्या देखा कि इसमें जो पॉइंट Q था उसकी जो डायरेक्शन थी मैग्नेटिक फील्ड की वो ऐसे डाउनवर्ड लग रही थी इस पॉइंट K पे, और इस पॉइंट P के जो डायरेक्शन थी मैग्नेटिक फील्ड की वो पॉइंट K पे अपवर्ड लग रही थी, कैंसिल हो गया, हमारा 0 था। अब यहाँ पे बोला है कि अगर इस डायरेक्शन को, जो पॉइंट Q की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसे रिवर्स कर दिया जाए,
क्या बोला, ये एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज अगर मैं कर दूं तो देखो ये अब इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, अब हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट क्यू की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो चुकी है, ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे ये इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, अब क्या हो रहा है, आप खुद देखो ना, इस ये वाली जो पॉइंट क्यू की मैग्नेटिक फील्ड है, ये पॉइंट के पे ऊपर की तरफ यहाँ पे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, और पॉइंट पी की भी ऊपर डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ठीक है, दोनों ही जो क्वांटिटीज है वो ऐड हो जाएंगी, और इसको हमने क्या लेट किया है, बी लेट किया है ना, बी इज दी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट के, तो इसको ये क्या हो जाए, डबल हो जाएगा, 2b यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है एट द मिड पॉइंट के, ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे क्या होगी, ऐड हो गया, क्योंकि हमने इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, अब दोनों ही सेम डायरेक्शन में होगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, b प्लस बी 2b हो गया, तो इसका आंसर होगा 2b। एंड यहाँ पे इसका देखो जीरो का, पिछले पार्ट का जीरो का आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट के ड्यू टू द करंट इन वाई पी एंड क्यू आर इक्वल, दोनों ही मैग्नीट्यूड में इक्वल थे और दोनों ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बट अपोजिट इन डायरेक्शन द टू फील्ड कैंसिल ईच अदर, ठीक है, ये सी पार्ट का रीजन है, डी का आंसर है 2b, आप देख सकते हो। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर ई। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर ई का पहला क्वेश्चन, इसमें सारे केस बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। 37वां क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन गोल्ड के ऊपर बेस्ड है, प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट एंड देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, टू मेक इट हार्ड गोल्ड इज एलॉयड, यानी देखो जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का गोल्ड होता है, 100% प्योर होता है। अब 22 कैरेट का गोल्ड होगा वो थोड़ा कम प्योर होगा, ठीक है, उसमें आप बाकी आप जो 22 कैरेट है, जो 2 कैरेट बचा उसमें आप दूसरे मेटल्स, दूसरे एलॉयज का यूज करते हो, ठीक है, ये क्यों करते हैं, ताकि वो और ज्यादा हार्ड बन जाए, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। वैसे अब 18 कैरेट का गोल्ड होगा वो थोड़ा और कम प्योर होगा, उसमें और ज्यादा मेटल्स का यूज किया जाएगा बाकी, ठीक है, तो ये सब आपको दिया हुआ है 24, 22 कैरेट, नंबर ऑफ पार्ट्स गोल्ड इसमें 24 है तो 24 होगा, बिल्कुल 100% प्योर होता है। उसके बाद 22 आता है, उसके बाद 18, 14, 12, तो यहाँ पे प्योरिटी क्या है, डिक्रीज होती जा रही है गोल्ड की। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, थोड़ी सी बेसिक मैथ्स आपको लगानी है, परसेंटेज का फॉर्मूला निकालना में आता ही है, वही पहले पार्ट में है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड, आप मुझे बताओ 24 कैरेट में पूरा 100% प्योर होता है, तो 18 कैरेट में कितना परसेंटेज, कितना प्योर आप इसे मानोगे, तो देखो आप इसे कैसे निकाल सकते हो, 18 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100, परसेंटेज पूछिए तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे, 18 अपॉन में 24 जो कि प्योर होता है बिल्कुल, इंटू 100 आपको करना है, आपको परसेंटेज मिल जाएगी और इसका आंसर होने वाला है 75%, ठीक है। अगला इसी का दूसरा पार्ट है, नेम एनी 2 मेटल्स दैट आर यूज्ड टू मेक 22 कैरेट गोल्ड। देखो 22 कैरेट गोल्ड में 22 तो पूरा प्योर जो गोल्ड है, अब 2 कैरेट में आप कौन से दूसरे मेटल्स, दूसरे एलॉयज का यूज करते हो, तो उसका आंसर है सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। अगला पार्ट है, लाइक गोल्ड प्योर आयरन इज आल्सो कंपैरेटिवली सॉफ्ट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, जो 24 कैरेट वाला होता है, लेकिन वैसे ही जो आयरन होता है, प्योर आयरन होता है, वो भी सॉफ्ट होता है, लेकिन अगर हमें आयरन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को और इनहेंस करना है, जैसे कि आयरन ऑलरेडी हार्ड होता है लेकिन उसे हमें और हार्ड करना है, अगर जैसे कि आयरन पे जंग लग जाती है उसे हमें बचाना है, तो उसके लिए हम क्या उसमें ऐड कर सकते हैं, कौन से मेटल्स उसमें ऐड कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो एक एलॉय बन जाएगा तब। तो यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स है, पहला है आयरन को टू मेक इट हार्ड, तो आयरन ऑलरेडी हार्ड होता है उसे और हार्ड बनाना है, तो उसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, इसका आंसर है कार्बन। और ये जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस है ना, इनका आंसर्स हमने देखो नोट्स बनाए हैं, ये आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से है और इसका जो आंसर है हमारे नोट्स में भी गिवन है, ठीक है। और अगला इसका पार्ट रीड करते हैं, टू चेंज इट टू स्टेनलेस स्टील टू प्रिवेंट रस्टिंग। अगर आपको आयरन को स्टेनलेस स्टील बनाए, क्यों बनाते हैं, ताकि उसमें रस्टिंग ना, उसमें जंग ना लगे, तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे निकल एंड क्रोमियम, सब कुछ नोट्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है हमारे, ठीक है। आप वीडियो सर्च करो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नवी मधु, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका जो नोट्स है वो मिल जाएंगे। अब इसी का और में भी क्वेश्चन है, पहला देखते हैं, टाइप ऑफ मिक्सचर इज एन एलॉय। तो मिक्सचर एलॉय क्या है, एलॉय एक बेसिकली होमोजेनस मिक्सचर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, मेटल एंड मेटल का भी हो सकता है, मेटल एंड नॉन मेटल का भी हो सकता है। होमोजेनस क्या होता है, जिसमें बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई एलॉय है, ठीक है, आयरन और निकल का है, ठीक है, तो अब उसमें एक जगह 50% या एक जगह बहुत सारा आयरन है, एक जगह थोड़ा सा निकल है, ऐसा तो नहीं होता। होमोजेनस मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, जितने भी मेटल्स है उसके अंदर, तो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। इसी का अगला पार्ट है, हाउ डज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन एलॉय कंपेयर विद दैट ऑफ प्योर मेटल। तो अब बताओ कि एलॉय की कंडक्टिविटी और जो आपका मेटल होता है, प्योर मेटल होता है, उसमें से किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, किसकी अच्छी नहीं होती। तो हम जानते हैं जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, वही जो एलॉय है अगर हम कंपेयर करें मेटल से तो वो उतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज लेस देन द प्योर मेटल, ठीक है, जिसका वो बना है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी केस बेस्ड था ये।
अब देखते हैं हमारा 38th क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 38 फ्रॉम द चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो क्वेश्चन है, 2 ह्यूमन बीइंग्स हु कैन बोथ रोल देयर टंग्स प्रोड्यूस 11 चिल्ड्रन, 3 ऑफ दीज चिल्ड्रन कुड नॉट रोल देयर टंग एंड 8 चिल्ड्रन कुड रोल देयर टंग। यानी कि 2 पेरेंट्स हैं, दोनों या अपनी टंग को रोल कर सकते हैं और उनके 11 बच्चे हैं जिनमें से 8 अपनी टंग को रोल कर सकते हैं और जो 3 चिल्ड्रन हैं दे कुड नॉट रोल देयर टंग। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि कौन सा यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट है, कौन सा यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट है। एंड यहाँ पे आपका आंसर आ गया होगा क्योंकि जो ज्यादा चिल्ड्रंस क्या है वो अपनी टंग को रोल कर सकते हैं, यानी कि जो रोलिंग है टंग की दैट इज अ डोमिनेंट ट्रेट। वही रिसेसिव क्या है, आप अपनी टंग को रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है, दैट इज रिसेसिव। तो अब यहाँ पे पहला पार्ट पूछते हैं, यहाँ पे टोटल 3 पार्ट्स हैं, फिर इसका और में भी एक क्वेश्चन है। ए है विच ट्रेट रोलिंग और नॉट रोलिंग इज कंट्रोल्ड बाय द रिसेसिव एलील। ये मैंने आपको पहले बता दिया, रिसेसिव एलील, रिसेसिव ट्रेट कौन सा है इसमें, नॉट रोलिंग। अगला देखो, बी पार्ट है स्टेट ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ द F1 जनरेशन ऑफ द क्रॉस। अब इसमें थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी यार। देखो सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि पेरेंट्स होमोजाइगस, क्योंकि ये तो बता दिया क्वेश्चन में कि दोनों ही अपनी टंग को रोल कर सकते हैं। अब अगर हम उसे आर से मान लो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, आर से यहाँ पे रिप्रेजेंट, क्वेश्चन में भी आर से हम रिप्रेजेंट करना है, तो वो क्या कैपिटल आर है या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर। ये 2 पॉसिबिलिटीज है ना कि दोनों में ही टंग तो रोल हो रही है, लेकिन क्या वो होमोजाइगस है या फिर वो हेट्रोजाइगस है, ये हम कैसे पता लगाएं। अब आप खुद सोचना है कि अगर दोनों अगर होमोजाइगस होंगे तो उसका अगर आप क्रॉस करवाओगे तो जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे ना, जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें सब में कैपिटल आर होगा, यानी कि सभी अपनी टंग को रोल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, 11 चिल्ड्रन में से जो 3 है वो अपनी टंग को रोल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये तो है नहीं, पॉसिबिलिटी यही होगा, यानी कि दोनों पेरेंट्स क्या है, हेट्रोजाइगस यहाँ पे हैं और वो अपनी टंग को रोल कर सकते हैं। तो अगर आप इनका क्रॉस करवाओगे, इन दोनों पेरेंट्स का क्रॉस करवाओगे तो आपके जो ऑफस्प्रिंग आने वाले हैं दैट विल बी, एक आपका होगा कैपिटल आर, F1 जनरेशन यहाँ पे बात हो रही है, कैपिटल आर होगा, दो कैपिटल आर स्मॉल आर होंगे और लास्ट आपका जो 4th ऑफस्प्रिंग होगा दैट विल बी स्मॉल आर। क्वेश्चन ने पूछा है स्टेट ऑल दी पॉसिबल जीनोटाइप्स। यहाँ पे कितने टाइप के जीनोटाइप आपको दिख रहे हैं, ये फर्स्ट टाइप हो गया, ये आपका सेकंड टाइप हो गया, इसके 2 हैं, एंड ये थर्ड टाइप हो गया। तो टोटल 3 टाइप के यहाँ पे जीनोटाइप मुझे दिख रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट, शो ऑल द इनहेरिटेंस ऑफ द टंग रोलिंग इन ह्यूमंस इन द गिवन एग्जांपल यूजिंग अ सुटेबल क्रॉस। तो यहाँ पे आपको एक क्रॉस भी बनाने, पुनेट स्क्वायर यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, वही मैंने आपको अभी ड्रॉ करके दिखाया F1 जनरेशन का, ठीक है। यहाँ पे हम जानते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, इनका हमने क्रॉस किया है पुनेट स्क्वायर में। आपके 4 ऑफस्प्रिंग है, एक है कैपिटल आर, इसको हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट कहते हैं। कैपिटल आर को, कैपिटल आर स्मॉल आर को हम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कहते हैं। ये भी डोमिनेंट है ना, क्योंकि कैपिटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अपनी टंग को रोल कर सकते हैं। फिर होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल आर हो गया। तो ये आपका पूरा पुनेट स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन का एक और पार्ट था, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल शो द सेम जीनोटाइप एज द पेरेंट। पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इन चारों ऑफस्प्रिंग में कितने परसेंटेज के आपको ऑफस्प्रिंग दिख रहे हैं जिनका जीनोटाइप पेरेंट्स जैसा है, सेम है। एक तो ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। तो 1 2 4 में से 2 है जिनका जीनोटाइप सेम है एज द पेरेंट्स, ये पेरेंट्स का जीनोटाइप है। तो इसका आंसर क्या होगा, 50% होगा। 4 में से 2 है तो 50% है। 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल शो द सेम जीनोटाइप एज द पेरेंट्स, ठीक है। तो कुछ भी आपको डिफिकल्ट लगा इसमें नहीं ना, बस आपको पता लग गया कौन सा रिसेसिव कौन सा डोमिनेंट, फिर F1 F2 जनरेशन का हमें कंसेप्ट पता ही है और हमने आंसर कर दिया। अब इसमें और में भी एक और क्वेश्चन है इसका, ठीक है, और में भी। तो ये देखते हैं, सी पार्ट है इसका, और में है, इफ वन ऑफ द पेरेंट्स कुड नॉट रोल देयर टंग, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में बोला है कि दोनों ही पेरेंट्स रोल कर सकते हैं, इसलिए हमने कैपिटल आर स्मॉल आर माना दोनों को। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन दे दी कि अगर एक पेरेंट है जो अपनी टंग को रोल नहीं कर सकता, यानी कि स्मॉल आर उसे हम लेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द टंग रोलर्स टू नॉन टंग रोलर्स, ठीक है। तो हमें रेशियो बताना है जो अपनी टंग को रोल कर सकते हैं ऑफस्प्रिंग और जो नहीं कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पहली पुनेट स्क्वायर बना हुआ है, एक तो आपका पेरेंट है जो टंग को रोल कर सकता है। अब कंडीशन दिए, एक है जो कुड नॉट रोल देयर टंग, तो उसे हमने स्मॉल आर मान लिया, दोनों का आपने क्रॉस कर दिया और फिर पुनेट स्क्वायर आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये आपके 4 ऑफस्प्रिंग आ जाएंगे। रेशियो आपका पूछा है टंग रोलर्स का नॉन टंग रोलर्स के साथ। तो टंग यहाँ पे देखो, ये टंग को रोल कर सकता है, ये टंग को रोल नहीं कर सकता, ये टंग को रोल कर सकता है, ये टंग को रोल नहीं कर सकता। तो 2 यहाँ पे ऑफस्प्रिंग है जो कर सकते हैं, 2 ऑफस्प्रिंग है जो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा, 1:1 आपका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स को हार्ड लगता है, लिंक करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। द इमेज बिलो शोज द डिजाइन ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। क्या
बोला, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, यानी कि यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस लेंस है। आईपीस देखो आप जिससे आंख से देखते हो लेंस को, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, मून देख रहे हो, कोई भी प्लैनेट देख रहे हो, तो ये होता है आईपीस जिसमें से आप देखते हो और आगे एक लेंस लगा होता है, ठीक है। व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म डिफरेंट कलर स्प्लिट एंड डिस्पर्शन टेक प्लेस। हम जानते हैं कि लेंस में से जब लाइट रेज पास होती है तो क्या होता है, डिस्पर्शन होता है। जो व्हाइट लाइट है वो अपने साथ कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। द सेम थिंग हैपेंस विद द लेंस बट टू अ मच लेस डिग्री। दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिक एब्रीवेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिक एब्रीवेशन कहते हैं, जिसमें जो आपकी व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट हो जाती है कलर्स में, एंड जिस वजह से उसका क्या होता है, डिस्पर्शन होता है। कॉजेस डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट टू फोकस एट डिफरेंट पॉइंट्स। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड। रिफ्लेक्शन क्या होती है, मिरर में होते हैं, इसीलिए अब यहाँ पे क्या है, लेंस की जगह मिरर यूज हो रहा है जिसमें रिफ्लेक्शन होती है, और ये जो व्हाइट लाइट है अपने सात कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा है। वन डिजाइन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज शोन बिलो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेकेंडरी मिरर है, ये प्राइमरी मिरर है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब आगे देखो, इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन है। पहला है, 4 है, यस 4 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे और में भी क्वेश्चन है, ठीक है, आगे उससे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाई इज देयर नो क्रोमैटिक एब्रीवेशन इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये आपकी जो क्रोमैटिक एब्रीवेशन है ये टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्यों नहीं होती है, इसका रीजन अभी हमने देख ही लिया। लाइट डज नॉट पास थ्रू अ सेकंड मीडियम। अगर रिफ्रैक्शन ही नहीं होगी, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, लेकिन यहाँ पे तो मिरर लगा हुआ है ना, मिरर में लाइट मिरर को टच करके आगे तो नहीं निकल जाएगी, रिफ्रैक्शन तो नहीं होने वाला ना, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज थोड़ी हो रहा है, लाइट मिरर को टच करके रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कलर्स हैं वो भी स्प्लिट नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसका रीजन है, इसीलिए यहाँ पे क्रोमैटिक एब्रीवेशन नहीं देखने को मिलता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर अफेक्टिंग अ टेलीस्कोप इज द अमाउंट ऑफ लाइट इट कैन गैदर। द मोर लाइट अ टेलीस्कोप कैन गैदर। यहाँ पे टेलीस्कोप की जरूरत ही नहीं है, आप वैसे नॉर्मली सोचो ना, आपके फोन का जो कैमरा होता है उसका जितना बड़ा लेंस होगा, आईफोन के आप कैमरा देखते हो उसके बड़े लेंस होते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा लाइट एक टाइम पर एंटर करेगी, और जितनी ज्यादा लाइट, अगर आप देखो अभी स्टूडियो में लाइट्स लगी हुई है, तो जितनी ज्यादा लाइट होगी उतनी इमेज क्लियर हमें दिखने वाली है। तो इसीलिए अगर जितना लेंस का बड़ा साइज होगा उतना ही आपको जो सेलेस्टियल बॉडी है, किसी भी प्लैनेट को आप देख रहे हो, आपको और अच्छे से दिखेगा। तो इसके हम क्या करेंगे, लेंस का साइज इंक्रीज करेंगे, या फिर उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एपर्चर, यानी कि जो लेंस का साइज है उसे हम इंक्रीज कर देंगे, यानी कि हम इसमें एपर्चर इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट कैन बी डन टू द लेंस टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लाइट। तो लाइट एंटर होती है, अगर आप एपर्चर बढ़ा दोगे तो ज्यादा लाइट एंटर होगी, ठीक है। इंक्रीज द डायमीटर या फिर एपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस या फिर प्राइमरी मिरर। अगर आप क्वेश्चन देखते हैं, इन द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बात हो रही है, गिवन इन द पैसेज, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंस। यहाँ पे 2 लेंस थे, एक था ऑब्जेक्टिव लेंस, एक था आई पीस लेंस, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अब वैसे आपको नंबर्स में नहीं बताया 10 सेंटीमीटर, कोई नंबर आपको दिया ही नहीं हुआ है पहली बात तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, ये लेंस है, लेंस में से इनकमिंग लाइट्स आ रही थी, कोई भी इनफाइनाइट, कोई भी बॉडी हो गया, कोई प्लैनेट होगा, उससे ऐसे पैरेलल लाइट रेज आ रही थी। अब यहाँ पे इसको टच करके ये जो थी, जो लाइट रेज थी वो कन्वर्ज हो गई इस पॉइंट पे, यानी कि ये क्या है, हमने लॉस पढ़े हुए हैं, तो ये है आपका पूरा फोकल लेंथ, ठीक है। इसको मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ, आप देख सकते हो, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इस पॉइंट तक, यहाँ से लेके ये जो ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ तक, ये क्या है, इसकी फोकल लेंथ है। वैसे ये आईपीस लेंस है, यहाँ पे ये लाइट रेस क्या है, पैरेलल है, और ये इधर जाके कन्वर्ज है। यार देखो डायरेक्शन तो ये है, लेकिन इसका मतलब ये भी क्या है, ये इस लेंस के लिए ये उसकी फोकल लेंथ है। मैं आपको यहाँ पे एरो से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये भी इसकी क्या है, फोकल लेंथ है यहाँ पे, ठीक है। वैसे इस लेंस की ये फोकल लेंथ है और इस लेंस की ये फोकल लेंथ है। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल तो नहीं है, तो इसे मान लो, मैं कुछ मान लेता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के तो एफ ओ इसे मान लो, ये आई पीस के से आप एफ पी मान लो, है कुछ भी मान सकते हो, एफ और ये एफ पी है, ठीक है, दोनों की फोकल लेंथ है। अब इनका डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों फोकल लेंथ को ऐड कर देंगे, सो एफ ओ प्लस एफ पी आप इसे लिख सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा। या फिर देखते हैं सीबीएसई ने इसका कैसे आंसर करा है, देखते हैं इसका क्या आंसर है, इक्वल टू दी सम। यहाँ पे कुछ इन्होंने लिखा ही नहीं, लेट ही नहीं किया फोकल लेंथ को, यहाँ पे सीधा लिख दिया इक्वल टू दी सम ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो कुछ भी नहीं है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है और आईपीस लेंस की जो फोकल लेंथ है, दोनों का सम, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या है, द लाइट दैट रीचेस द टेलीस्कोप कम फ्रॉम वेरी फार अवे, यानी कि इनफाइनाइट उसे हम डिस्टेंस मान लेते हैं। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फ्रॉम फार अवे ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स एज वेल एज ऑन अ कॉन्केव लेंस, यानी कि जब लाइट रे आपके इनफाइनाइटली आ रही हो, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस लाइट रे आती हैं, पैरेलल लाइट रेज आती हैं, तो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या कर देता है, उसे कन्वर्ज कर देता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या है, एक कन्वर्जिंग लेंस है एट दी फोकस। तो ये आप रे डायग्राम ड्रॉ कर दोगे। वही कॉन्केव लेंस क्या
क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, लाइट रेज पैरेलल आएंगी तो उन्हें वो डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। ये आपको दोनों रे डायग्राम ड्रॉ करने हैं। अब आप इसका और में क्वेश्चन पूछा है, कुछ अलग नहीं पूछा। अब यहाँ पे लेंस की जगह बस आपको मिरर बोल दिया गया है कि मिरर में जब ऐसी लाइट रेज आ रही होती है इनफाइनाइट डिस्टेंस से, सेलेस्टियल बॉडी से पैरेलल लाइट रेज आ रही होती है, तो क्या होता है यहाँ पे, तो मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। जैसे आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या करता है, वो डाइवर्जिंग मिरर है, वो लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है एंड दे अपीयर टू मीट ऑन दी फोकस। यहाँ पे डैश लाइन से दिख रहा है हमें। वैसे ये आपका क्या कॉनकेव मिरर है, ये क्या कन्वर्जिंग मिरर है, ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा एट दी फोकस। तो ये आपने दोनों रे डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ये आपको बोला था, ठीक है। तो यहाँ से हम आई होप ये सारे क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिए हैं एंड दी 39 क्वेश्चन जो हमारे इस सैंपल पेपर में थे, हमने 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया, समझा। सो वी फ्रेंड्स, वी होप कि आपको ये जो हमारा वीडियो था, ये जो सैंपल पेपर का सोल्यूशन था, ये हेल्पफुल लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।